बॉडी शॉडी इतनी लंबी चौड़ी है, टांगे इतनी लंबी है, डोले शोले बड़े, नाम छोटू सा सोनू। सोनू सूद का पीआर बहुत अच्छा है। काम तो बहुत लोगों ने किया था, काम तो बच्चन साहब ने भी किया था। बच्चन साहब ने 15 करोड़ खर्च किए, 4 लाख मजदूरों को खाना खिलाया, बसें बुक की, फ्लाइट बुक करी, किसी को पता ही नहीं है। सोनू भाई का सोशल मीडिया पीआर बड़ा तगड़ा था। ये आपका ट्विटर है, जिन लोगों की आपने हेल्प की थी उनके ट्वीट्स डिलीट हो गए। लोगों की हेल्प करते वक्त क्या चीज सीखी आपने? दुआओं में बड़ा असर होता है। मेरी मदर जो लेटर्स लिखती बड़ी कमाल के लिखती, तो मैं हमेशा मदर को कहा करता था कि मम्मा आप लेटर्स लिखते हो, हम रोज तो फोन पे बात करते। तो कहती थी ये रिकॉर्ड्स रहेंगे हमारी यादों की, जब मैं नहीं रहूंगी। बहुत एक एक लफ्ज मुझे बहुत प्रेशियस है। उनके बिना कैसे पॉसिबल है ना। काफी रुला दिया आपको मैंने। नहीं, ओके। आपको दुख हुआ था कि जब कंगना ने आपको लेके 2 स्टेटमेंट दिया, एक कि फीमेल डायरेक्टर के नीचे आप काम नहीं करो मेल ईगो के चलते, और दूसरा ये वाला कि अब आप अपनी खुद की रामायण लिखोगे। देखिए, मुझे लगता है थोड़ी सी उसकी थोड़ी नासमझी है। ईद मुबारक था तो सिंपल ईद मुबारक दिल बना दिया इमोजी, लेकिन जब दिवाली आई या बाकी फेस्टिवल्स आए तो एक लाइन एक्स्ट्रा। ये ट्रेंड क्या है बॉलीवुड में, क्यों ऐसा, क्या खास होता है बिहार? क्योंकि आप बिहारियों में बहुत रहे हो। नेचुरल दबंगई होती है, जिसको फोटो खिंचानी होती है ना। अगर कोई बंदा बोल दे कि सर रुकिए मत, काहे आए ना हमारे, तुम हमें सिखाओगे का भोजपुरी पिक्चर नहीं करेंगे तो दीजिए ना, काहे नहीं करेंगे हम लोग। सुनते हैं गाना वाना पवन सिंह खेसारी का? कुछ प्लान कर भी रहे हैं कि बिहार में भी जाके थोड़ा। पवन सिंह देखिए अभी गाए थे स्त्री 2 में, काटी रात खेतों में आई। तो चला देखिए खूब। 2005 में आशिक बनाए देखी थी, हम लोग मजाक उड़ा देते कि आशिक बनाए देखकर हम लोग बड़े हो गए, मेंटली फिजिकली दोनों। राइट। बॉडी जो है ये वेजिटेरियन बॉडी है। आई एम द ओनली वन इन द फैमिली जिसने नॉनवेज आज तक टच नहीं किया। मैं भी सुना कि सलमान भाई आपकी बॉडी देख के थोड़ा सकपका गए थे। इसकी ज्यादा लग रही, पता लगे हीरो मैं हूँ, लाइमलाइट ये मार ले जाए। मुन्नी बदनाम आपका गाना था, सलमान भैया बीच में आ गए। ये वाली कला कहाँ से आती है कि हम तुम में इतने छेद करेंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ। तो सोनू सूद ने फतेह लिखी भी, सोनू सूद ने फतेह में एक्टिंग भी की, सोनू सूद ने डायरेक्शन भी दिया, प्रोड्यूसर भी खुद हो गए। टैलेंट ज्यादा था या पैसा बचाना था? किसी एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात बोली है ऐसे कि यार सोनू भाई, आपने 7.5 लाख लोगों को करीबन घर पे भेजा था, जुड़े थे आप 7.5। अगर वो 7.5 लाख लोग टिकट्स खरीद लेना तो पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। वो कहते हैं कि विलन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, विलन की तरह मत बनो। लेकिन हम कहते हैं कि वो गलत कहते हैं, क्योंकि जिस विलन से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वो रियल लाइफ का हीरो है। अब फिल्मों में भी हीरो बनने लगा है। उसे लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। कहते हैं कि जब सरकार साथ नहीं देती तब वो साथ देता है। सोनू सूद भाई थैंक यू यार। काम इतने बड़े बड़े हैं, बॉडी शॉडी इतनी लंबी चौड़ी है, टांगे इतनी लंबी हैं, डोले शोले बड़े, नाम छोटू सा सोनू। ये जो आपने बोला, ये बहुत सारे लोगों ने तब बोला जब मैं मुंबई पहली दफा आया था। उन्होंने बोला यार सोनू नाम तेरा थोड़ा, एक्चुअल नाम क्या है? मैं बोला सोनू सूद ही है यार। तो बोले कि यार नाम ऐसे, सोनू सूद नाम का हीरो थोड़ा हो सकता है, जब तू बनने आया हीरो, कभी बन भी गया तो लोग हंसे यार ये सोनू सूद ये कैसे हीरो है? तो नाम अपना कुछ आज का फैशन का होना चाहिए। तो तब कोशिश की, तब आर्यमन ऐसे नाम। मैंने सुना शायद आर्यन नाम ने रखा भी था कुछ नहीं, मैंने मतलब ऐसे कुछ सोचा कि ऐसा रखते हैं नाम, पर वो कभी पड़ा ही नहीं। मतलब आई मीन वो थॉट्स में ही घूमता रहा। फिर ये सोचा कि जब सोनू सूद यहाँ तक लेकर आ गया तो सोनू सूद आगे भी ले जाएगा, तो फिर हाथ थामा, तो फिर आज चल। आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ ऋषि कपूर सर जी। तो ऋषि कपूर ने कहा कि एक फिल्म आ रही थी, मैं और कमल हसन शूट कर रहे थे। कमल हसन मेरा जूनियर थे, उनको पूरा क्रू जो रहे वो कमल सर करे, मेरे को कहे चिंटू। तो ये वाज लाइक यार मैंने डिसाइड किया बच्चे को नाम छोटा नहीं रखूंगा। तो आपके साथ कभी हुआ? मेरे सोनू नहीं बोलते हैं ना। अभी देखिए उसमें क्या होता है, आप नाम अपना छोटा करके ना पहले अपना बना लेते हैं। तो अगर जैसे आपने बोला कि नाम अगर आप ऐसा कुछ रहते तो फिर फलाना सर, अभी कोई भी बोलेगा तो सोनू भाई आ जा, तो अपना ही बंदा है। और मुझे लगता है सोनू आजकल हर किसी ना किसी घर में रहता ही है। तो इसी बहाने कभी ना कभी याद कर लेते होंगे। मतलब यूपी बिहार में सिक्का फेंको कहीं ना कहीं टकरा जाएगा सोनू। हाँ, तिल फेंकोगे सोनू के सर पे गिरेंगे। माँ बाप से कभी नहीं कहा आपने कि भाई 9 महीने पाला पोसा पैदा किया, थोड़ा ड्रामा में भी खर्च कर लेते टाइम? तो नहीं, उन्होंने किया था। आई थिंक मेरा जो एक्चुअल पासपोर्ट में सोनू पंकज सूद है वैसे। तो पर शॉर्ट में फिर सोनू सूद बात करनी शुरू की तो फिर सोनू सूद ही पड़ गया, पर अभी पासपोर्ट में सोनू पंकज सूद है। ओके। बीटेक किया आपने? जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये मेरे को बताओ, बीटेक वालों को एक जगह मन क्यों नहीं लगता? देखिए वो तो आप भी इसी नाव में सवार हैं, तो आपको पता है इसका क्या रीज़न है। बट आई थिंक वो दुनिया सिखाती बहुत कुछ है। आप बीटेक करके आप कुछ भी करें
तो वो ज़िंदगी का जो समय आपने बिताया होता है अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के साथ, लेक्चर्स बंक करके, लेक्चर्स में जाकर, वो ज़िंदगी का एक पार्ट सिखाती, मुझे ऐसा लगता है। और मैं यही कहता हूँ कि बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं, फिर आप चाहे दुनिया कोई भी पकड़ें, आपको पता होता है कि टेक्निकलिटीज़ को पकड़ते हुए सीढ़ियाँ कैसे चढ़ें। मैंने एक लाइन अपने लिए कही थी कि बीटेक करने वाला बंदा 4 साल एक गलती करता है, फिर 4th ईयर में या 3rd ईयर में उसे रियलाइज होता है कि एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, अब इसको सुधारने का तरीका है, इससे बड़ी गलती कर दो, एक करियर ऑप्शन चेंज कर दो। बिल्कुल 200%। मुझे भी लगा था कि यार ये 4 साल ऐसे ही निकल गया यार, कुछ फायदा तो हुआ नहीं। और कई लोग पूछते भी, फिर 4 साल ऐसे ही वेस्ट किया तूने, अपने इंजीनियरिंग करके कुछ और कर लिया होता। पर वो सिखाता है। लेकिन I'm sure पढ़ाई छोड़ के सब क्या होगा। नहीं, पढ़ाई भी की थी मैं थोड़ा सा। मैं पढ़ने आया था, जो बोलते हैं ना जब आप घर से निकलते हैं, मेरे मदर प्रोफेसर थे कि पढ़ाई करनी है। एक बड़ा सीरियस सा स्टूडेंट जो निकला ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, उस थॉट से मैं गया था। तो मतलब आप वो थे जो बाकी को पढ़ाते होंगे फिर, क्योंकि बीटेक में 2 ही तरह के लड़के होते हैं। वो नहीं, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में था, फिर सेकंड ईयर में वो छूट गया। वो एक वो होते हैं जो एक रात पहले पढ़ने बैठते हैं, एक लड़का पढ़ा हुआ होता है कि भाई अब पढ़ा दे, हाँ, तेरे आ जाएंगे 8 पॉइंट समथिंग, हमारे 7 पॉइंट समथिंग, प्लेसमेंट दोनों भाई की होगी। तो मैं खैर बहुत पढ़ाई करने वाला नहीं था, लेकिन जुनून था पढ़ाई करने का, तो जुनून के साथ आता है। लेकिन वो पहले साल ही जुनून रहा, सेकंड ईयर से फिर वो घूमने वाला बन गए, बाइक पकड़ी और इधर से उधर घूमने वाले बन गए। तो आई थिंक वो दुनिया ज़्यादा चाहिए वहाँ पे। फिर आशिकी शुरू हो गई ना। कुमार विश्वास का एक वीडियो था, हमारे ओरिएंटेशन में आया था। ही सेड कि जब बीटेक में आते हैं बच्चे तो पहले साल छोटी छोटी बोतलें माँ बाप रख जाते हैं, नारियल का तेल है, ये फलाना तेल है, ये गंगा जल है, ये है। तीसरे चौथे साल बोतल बड़ी आती है। पर मेरी जिंदगी में बोतलें छोटी रही, बड़ी बोतल की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो आई थिंक छोटी बोतलों के साथ ही अभी भी चल रही है दुनिया। फिर ये एक्टिंग कहाँ से आ गया? मैं कॉलेज में सेंटिलेशन कुछ किया था? कॉलेज में मैंने थोड़े से वहाँ फैशन शोज वगैरह करने शुरू किए, थोड़े से पॉपुलर हुए। फिर जो वही तरीका होता है लड़कियों को इम्प्रेस करने का। हाँ, नहीं पर ऐसा नहीं था। म्यूजिक, डांस और तीसरा वॉक करना, रैंप वॉक आसान काम था। फिर सबने बोला कि यार एक्टिंग के लिए तेरे को ट्राई करना चाहिए। तो बोलते हैं चाबी दे देते हैं आपके सब यार दोस्त। और फिर चाबी दी तो फिर आप खिलौने की तरह नाचते नाचते कभी दिल्ली, कभी साउथ, कभी मुंबई पहुंच गए। बट ये सोच के निकला था कि अभी निकले हैं तो बन के आएंगे। मैंने एक आपके ट्विटर अकाउंट चेक करा था मैं, तो एक जो आपकी पेन ट्वीट है जी, स्पाइस जेट वाली जो पिक्चर है जिसमें एक एयरप्लेन में आपकी फोटो लगी हुई सोनू सूद की जी, और फिर मुझे वो एक पिक्चर दिखाई पड़ती है वो टिकट वाली, राइट, जो आपने पोस्ट की थी कि यार जनरल डब्बे में बैठे गए थे, टीटी को घूस देकर गए थे, राइट कि भाई पहुंचा देना। राइट। वो लगता है यार सोच लो तो हो जाता है। मुझे लगता है कि दुआओं में बड़ा असर होता है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। सो मुझे लगता है कि दुआओं में बड़ा असर होता है। हम सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं कि इस प्रोड्यूसर के साथ काम कर लो, उस डायरेक्टर को इम्प्रेस कर दो। कई बार आप पार्टीज़ में, मैं तो खैर कम जाता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि सब एक दूसरे को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं कि उसकी नज़र में आ जाऊँ यार, शायद मुझे कास्ट कर ले। और फिर आपको एक ज़िंदगी की ऐसी इंट्रोडक्शन होती है आम इंसान से, और आपको लगता है यार वो सब दुनिया कितनी छोटी है, और आप इतने साल एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जिसके कोई मायने नहीं है लाइफ में। सो आई फेल्ट कि कोविड में खासकर एक खुद की सोल से इंट्रोडक्शन हुई और लगा कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। सो आई फील ब्लेस्ड टुडे कि वो ज़रूरी है। आई थिंक इसीलिए वो जो 420 रुपये वाली फर्स्ट क्लास की लोकल ट्रेन की जो टिकट थी वो कहीं ना कहीं एरोप्लेन के ऊपर तब्दील हुई। ये संभाल के रखी थी तब से? पड़ी हुई मैं चीज़ें संभाल के रखता हूँ। मेरा जब जन्म हुआ था तो पटियाला में हुआ था, और मेरी मदर, मेरे फादर उस समय ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरी मदर ने उनको एक टेलीग्राम लिखा था कि कंग्रेचुलेशन ब्लेस्ड विद द सन। तो वो टेलीग्राम आज भी मेरे पास पड़ी है। जो मेरी पहली दूध की बॉटल थी वो आज भी मेरे पास पड़ी है। तो मुझे लगता है कि वो बड़ी प्रेशियस पोजेशंस होती हैं जिनके आज की पता नहीं जनरेशन्स कितने उसकी मायने रखती हैं, लेकिन मैं तो रखता हूँ उसके लिए। तो मेरे लिए आज वो टिकट भी मेरे पास पहली है। पहली मेरी कमाई, मैंने 3,500 रुपये मुझे मिले थे दिल्ली के अंदर जब मैंने एक असाइनमेंट किया था।
तो उसके जो 3,500 का जो उसमें से कुछ जो नोट्स थे वो आज भी मैंने संभाल के रखे कि मेरी पहली कमाई थी। मेरे बेटे को जब स्कूल के अंदर मिला कुछ प्राइज मनी मिला, मैंने आज भी वो फ्रेम करके उसके रूम में रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं बड़ी स्पीड से चल रही है, सोशल मीडिया इतना कुछ है, उसमें कहीं ना कहीं यादें पीछे छूटनी शुरू हो जाती हैं, खासकर आज की जनरेशन। मेरी मदर की तो आज भी सारी चिट्ठियाँ मेरे पास संभाल के रखी हुई हैं, आगे वाली जनरेशन कितनी रखेगी पता नहीं, बट आई थिंक इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज के साथ जुड़े रहें ताकि जब कल आए तो आज को ना भूलें। मेरे को फिल्म का डायलॉग याद आ गया, नग्मे हैं किस्से हैं बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती है। एंड वो जो मॉम का जिक्र आपने किया, वो लेटर्स का जी आई एम श्योर वो ऐसा लगता होगा कि कानों में अभी भी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती होगी। नहीं, ऑफ कोर्स आती है। मेरी मदर जो लेटर्स लिखती बड़ी कमाल की लिखती थी, और उसके अंदर लिखती ऐसा थी जैसे वो बातें कर रही हैं आपसे। तो मैं हमेशा मदर को कहा करता था कि मम्मा आप लेटर्स लिखते हो, हम रोज़ तो फ़ोन पे बात करते हैं। मैं कॉलेज से हर रोज़, मेरा एक ड्यूटी था कि जब STDPC होते थे हम लोग वहाँ से फ़ोन करते थे, फिर मोबाइल फ़ोन आए तभी फ़ोन, तो मैं उस लाइन में लग के हर रोज़ फ़ोन पे बात करता था। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब नहीं मैंने बात की। लाइन लगती थी आपको पता है, फिर वापस उसी लाइन में लगता था अगर कनेक्शन नहीं जुड़ता था। सो मेरी मदर जब लेटर्स मुझे लिखती थी तो मैं, क्योंकि आपकी रोज़ बात होती है तो आप क्या नहीं बात करोगे उनसे फ़ोन पे, तो कहती थी ये रिकॉर्ड्स रहेंगे हमारी यादों के, जब मैं नहीं रहूँगी तब तू पढ़ेगा तो तेरे को लगेगा कि तू मुझसे बात कर रहा है। तो आज भी जब मैं वो लेटर्स पढ़ता हूँ तो उसके अंदर ऐसे ही कि सोनू मैं आई एम नॉट देयर बट थिंग्स आर हैपनिंग, सो मायने रखता है। मुझे लगता है कि मैं जब इसको सोच रहा, कहीं आपने कहा था मैं सुन रहा था, आज आपकी मॉम नहीं है, यू मिस योर मॉम सो मच एंड इट्स अवेयर। मेरे को लगता है अब वो जो लेटर्स आप पढ़ते होगे आपको उसकी कीमत समझ में आता है, यार ये कितनी कीमती चीज है, और ये जो शब्द आते होंगे आई एम श्योर वो पूरा फ्लैशबैक देते होंगे, बहुत एक लफ्ज मुझे बहुत प्रेशियस है। मुझे लगता है कि मैं नहीं ओके, जब भी आप लो फील करते हैं लाइफ में, सो यू कैन विजिट दोज लेन्स, और लगता है वो आसपास ही है कहीं पे। So do you regret sometime कि अभी 3-4 साल से सोनू सूद पैन इंडिया बहुत फेमस हो गया है, हर माँ सोशल मीडिया पे जब मैं स्टॉक कर रहा था, खासकर कोविड के टाइम में, सोनू सूद जैसा बेटा, सोनू सूद जैसा बेटा, तो ये बस ये मम्मी देखती हैं, ये सब देखते हैं शायद कुछ। ऑफ कोर्स विश मुझे लगता है वही सब करवा रहे हैं ऊपर बैठ के, व्हाट एवर इज हैपनिंग उन्हीं के कारण हो रहा है, बट या इट्स उनके बिना कैसे पॉसिबल है ना। सो प्रेशियस है, अच्छा लगता है जब दुआएं मिलती है लोगों की, और लगता है कि पेरेंट्स ने बोला था हो रहा है वो फाइनली। काफी रुला दिया आपको मैंने। नहीं, ओके, आई मीन ये सवाल मैंने एक पॉडकास्ट किया था मनोज मुंतशिर के साथ जी, और मनोज मुंतशिर के साथ पॉडकास्ट में मनोज जी ने मुझसे कहा कि माँ बाप के रहते हम उनकी इज्जत नहीं कर पाते। माँ वो होती जिसका फोन सबसे ज्यादा हम काट देते हैं, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बट अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि कितने कम दिन बचे, अगर हम सोचना शुरू करें कि वो दूर रहती है और साल में आप 1 दिन जाते हो, 2 दिन जाते हो, 2 बार जाते हो, तो आपको रियलाइज होगा कि उंगलियों पर वो दिन बचे हुए हैं, क्योंकि अब मॉम नहीं आ रही। सो वो वैक्यूम कैसा होता है, और नई पीढ़ी को माँ बाप, क्योंकि हम सपनों के पीछे भागने में अपनों को खो देते हैं कि गलतियां मैं भी कर रहा हूं और बहुत मेरे जैसे भी कर रहे हैं। कैसे इसे आप देखते हो, और क्या कीमत होती है अपनों की सपनों के बीच में? तो मैं जब इंजीनियरिंग करने गया नागपुर, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं दूसरे दिन ही वापस आ गया, तो मेरी मदर बीमार हो गई थी जब मैं गया था, तो कि यार बेटा गया। तो फिर मैं जब मिला तो मुझे तो 2 दिन ऐसे लगे कि यार मैं पता नहीं 2 साल बाद जा रहा हूँ, फिर 2 दिन 10 दिन में बदले, 10 दिन 1 महीने में बदला, तो ऐसे गैप्स बढ़ने शुरू हुए। सो मैं कोशिश कर रहा था कि ये जल्दी समय बीते, 4 साल बीते, और तब मैं वापस अपने माँ बाप के पास समय बिताऊँ आके। पर मुझे ये लग रहा था कि वो 4 साल जो उनके बिना बीतेंगे पढ़ाई में, सो 4 साल मैंने खो दिया उनके साथ ना रह के। सो जब वो पढ़ाई पूरी होने लगी और लगा कि एक्टिंग करनी है,
तो फिर लगा कि यार ये तो वापस गिनती शुरू हो गई, और ये वो गिनती शुरू हुई है जो पता नहीं कब ख़त्म होगी। तो 6 महीने बीतेंगे, साल बीतेगा, 10 साल में कब काम मिलेगा पता नहीं, और माँ बाप की उम्र तो निकलती जा रही है। तो 1-1.5 साल 2 साल जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो ऐसा कि बहुत ज़्यादा हुआ ही नहीं, 2 साल 3 साल तो पता ही नहीं चले, मुंबई की सड़कों पे घूमते घूमते पता चले। और मैं हर रोज़ उनसे पूछता था कि और मामा क्या चल रहा है, पापा क्या चल रहा है, तो कहते अब बस बेटे की एक खुशखबरी का इंतज़ार चल रहा है, बस वही हमारा तो वही इंतज़ार ही है अभी। और मैंने एक दिन उनको आके बोला पंजाब में कि यार मैं वहाँ पे हूँ, सब ठीक है, पिक्चरें शुरू हो गई थी, 3-4 फिल्म्स कर ली थी साउथ में, तो मेरा इच्छा होती है ना कई बार वापस आए, मन नहीं लगता, क्या मतलब ठीक है फिल्म्स कर ली है सब। सो मेरे मदर फादर दोनों बैठे कहते यार सोनू तूने ना मोगा शहर छोड़ दिया है, तू इस शहर से आगे निकल गया है, अभी तेरा वापस दिल नहीं लगेगा यहाँ पे, अब तू गया तू कर क्या, कि हम रहें ना रहें कोई बात नहीं, हम तो आते रहेंगे तेरे पास, पर तू खुश वही रहेगा जहाँ तूने सपने बुने हैं। तो ये तब रियलाइज हुआ, तब हिट हुआ कि कम टाइम उनके साथ है। या ये कहते हैं घर से हारा इंसान दुनिया जीत नहीं पाता। या मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा मेरे फादर ने हमेशा सपोर्ट किया, जैसे यूपी बिहार में आमतौर पर होता, अब तो आप काफी एक्टिव यूपी बिहार में, अगर आप एक्टिंग या सिंगिंग या डांस में जा रहे हो तो कहते हैं क्या नचनिया गवैया बनने जा रहे हो, कभी ऐसा कुछ फेस किया? नहीं, या घर से सपोर्ट था हमेशा? मैं जब पहली दफा उनसे शेयर किया कि मुझे बनना है, तो सेट किया ऑफ कोर्स, मेक इट हैपन। ये नहीं कहा कि यार बीटेक में 10-12 लाख रुपए लगा रहे थे, बर्बाद नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। आई थिंक मुझे ऐसा आज रियलाइज होता है कि मेरे मदर फादर उस समय बहुत बड़ी सोच के थे। उन्होंने पंजाब से भेजा ही इसलिए था कि बड़े शहर जा कुछ करके, शायद मोगा में तेरे को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी कि दुनिया फतेह करके आओ। या दुनिया फतेह करके या तो आई थिंक उनकी इच्छा थी कि मैं उस शहर से निकल के कुछ बड़ा करके आऊँ लाइफ में, और दे वर ऑलवेज ह्यूज सपोर्ट सिस्टम। ये आपने सोनू सूद ने फतेह फिल्म इसलिए तो नहीं की क्योंकि बॉलीवुड वालों ने, टॉलीवुड वालों ने खूब पिटवाया था विलन बना बना के, तो भाई ने कहा कि यार सुनो बहुत पीट लिया, इतनी बॉडी के बाद अच्छा नहीं लगता, अब की मैं पीट के आता हूँ। उस पीटने से और पिटने से भी बहुत कुछ सीखा मैंने। इतनी भाषाओं में फिल्म्स की, अवार्ड्स भी बड़े मिले, नाम भी हुआ, रिकग्निशन भी मिली, पर मुझे फिर भी ऐसा लगा था कि मैं जो करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं मिसिंग है, और जो कर सकता हूँ वो भी किसी ने निकाला नहीं अभी तक। सबने बड़े अच्छे रोल्स दिए, जैसे मैं बोला कि अवार्ड्स भी मिले, लोगों को पसंद भी आया, पर फिर भी जो मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ वो हुआ नहीं है। और फिर कहते हैं कि कई बार ज़िंदगी की तकदीर लिखने के लिए खुद की कलम उठानी पड़ती है, लिखना पड़ता है अपनी तकदीर। तो वही किया, फिल्म लिखी, बनाई, हर चीज़ डिज़ाइन की, और जो मैं चाहता था वो बनाई। फिल्म का किसी को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, जब भी आएगी, पर इतनी बात पक्की है कि जब भी देखेंगे वो कहेंगे कि यार अगर इस फिल्म को इसने 2.5-3 साल दिए हैं डिटेलिंग में तो कुछ तो नहीं। तो सोनू सूद ने फतेह लिखी भी, सोनू सूद ने फतेह में एक्टिंग भी की, सोनू सूद ने डायरेक्शन भी दिया, प्रोड्यूसर भी खुद हो गए। टैलेंट ज़्यादा था या पैसा बचाना था? दोनों चीज़ें थी शायद। टैलेंट तो जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा, पर हमारी फिल्मों में बहुत सारा पैसा जो खर्च होता है वो स्क्रीन पे कभी खर्च नहीं दिखता। एक एक्टर जो शायद सुबह 9 बजे शुरू करना हो, कई बार 3-4 बजे आता है, या वैन में बैठे रहते हैं, इन बिटवीन शॉट्स अपनी वैन्स में चले जाते हैं, शॉट रेडी होता है, फिर धीरे से आते हैं, तो बहुत सारा वो मीटर तो घूम ही रहा है, तो वो ख़राब होता है। कई बार आप अब्रॉड जाते हैं तो अगर 100 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पे 150-200 लोग जाते हैं। मैं जब ये फिल्म बना रहा था, जब स्टूडियोज़ के साथ ओके हुई, मेरी प्रोडक्शन हाउस थी, उस समय फिल्म में अमेरिका नहीं था, इस्तांबुल नहीं था, दुबई नहीं था, हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, यॉट नहीं थे, नसीर भाई नहीं थे। मैंने उसी बजट के अंदर वो सब डाला। अमेरिका गया शूटिंग करने के लिए, अकेला गया, मेरे साथ कोई क्रू नहीं था, मेरा कोई एडी नहीं था, अकेला अपना सूटकेस ले गया, वहाँ से लोग पकड़े, वहाँ से लोगों के लिए सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे शूट करना है, जहाँ परमिशन नहीं मिलती हैं। सो उन्होंने मैंने थोड़े तामझाम लगाए, मुझे 12 लोगों की परमिशन मिली कि 12 लोगों के साथ आप आ सकते हो एक डॉक्यूमेंट्री जैसा शूट करने के लिए। तो मैं 12 लोग, जिसमें खाने वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, कैमरा वाले भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, सब कुछ है, मैंने उन 12 लोगों के साथ पूरी शूटिंग की थी विदाउट एन एडी। जब मैं दुबई गया था सिर्फ 6 लोग लेके गया था वहाँ पे एक्टर्स के साथ,
वहाँ से लोकल क्रू लिया, सब कुछ किया, अपने लेवल पे किया। तो आइडिया ये था कि प्रोड्यूसर थे इसलिए बचा पाए, अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो भैया 50 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जाते हैं, तो आई थिंक मैं तो कम के साथ कराता हूँ, पर ऐसा होता है जनरली फिल्म्स में। सो आई थॉट कि अगर फतेह की जो प्रोडक्शन वैल्यूज दिख रही हैं, वो जो खर्च होगा वही दिखेगा, मेकअप वैन में बैठ के जो मीटर घूमता है वो नहीं मैं होने दूंगा। मैंने फतेह का ट्रेलर देखा, मेरे को मजा आया। उसमें एक्शन को खास तौर पर लोग कह रहे हैं कि शायद फास्ट एंड फ्यूरियस वालों से आपने उठाया है, वही सेम उन्होंने भी वहाँ भी एक्शन डायरेक्ट किया था। या तो जो ली विटेकर हैं, उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस किया था, कैप्टन मार्वल फिल्म की थी, जुरासिक पार्क उन्होंने की थी। सो हमारी फिल्म में जब मैं इतने सालों से जब एक्शन करता आया, तो मुझे एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ कि एक्शन के जो बंदे हैं उनका एक डीएनए बना हुआ कि उनको, मैंने भी जो इतनी फिल्में एक्शन में की, तो एक डायरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस है, 20 जानों से फाइट करेगा, एक गाड़ी आएगी, कूदेगी, उड़ेगी, एक होगा कुछ ऐसा कुछ है, तो फिर एक्शन डायरेक्टर जो जिसको लात मरवानी है, पंच मरवाना है, कोई गिरेगा, कोई उठेगा, एक बेसिकली होता है। पर आपको कौन सी एक्शन सीक्वेंसेस याद रहती है? अगर मैं आपको 10 एक्शन सीक्वेंसेस बोलूँ कि आप जब से फिल्में देख रहे हैं, मुझे 10 ऐसी एक्शन सीक्वेंसेस बताएं जो फॉरेन के साथ कंपैरिजन कर पाएं, आप नहीं गिना पाओगे, क्योंकि 10 तो नहीं गिना पाएंगे, 2-4 ही याद रहेंगे, 2-4 हाँ शायद रहे। और उसमें भी ऐसी चीज़ कि जिसको देख के आप बोलें यार ऐसा मुझे शूट करना है, यार ऐसा अगर मैं शूट करूँ तो मज़ा आ जाएगा, तो नहीं होता। कोई मुझे नहीं, मैंने सब एक्शन डायरेक्टर के साथ काम किया, मुझे ऐसे कोई अपनी कोई मेमोरेबल एक्शन सीक्वेंस याद नहीं आती। तो मैंने बोला तो अगर मैं ऐसा ही करूँगा तो फिर मेरी भी एक और ऐसी फिल्म बन जाएगी। सो मैंने अपने बेटे को, जो आजकल जो नई जनरेशन, उनका बहुत दे वेल इन्फॉर्म्ड, उनके दोस्त वो सब मैंने बिठाया मैं कि यार तुम लोग फतेह क्यों देखना चाहोगे, यार तुम भूल जाओ कि मैं डैड हूँ, पर तुम क्यों देखोगे फतेह जाके? सर डैड उसमें एक ऐसा एक्शन होना चाहिए जो कभी किसी ने देखा ना हो। सो मैंने देखा ना हो, इसका क्या मतलब? कि ऐसा एक्शन जिसमें शायद कोई कट ही ना हो, आप 60-70-80 लोगों से लड़ रहे हो पर कोई कट नहीं है उसके अंदर। तो मुझे बड़ा वो थॉट बड़ा एक्साइट किया। तो मैं बैठा अपने रूम में, मैंने बोला कि यार हम लोग अचानक हीरोज़ के पास गन्स आ जाती हैं बड़ी बड़ी और वो गोलियां चलाते रहते हैं, वो कहाँ से गन आई भगवान जानता है, इसमें क्या तो इसको कैसे बनाए, इसको क्या बनाए ऐसी चीज़ जो लोग कहें यार ये बड़ा थॉटफुल है। तो मैंने वो एक्शन लिखना शुरू किया, उसकी कहानी लिखनी शुरू की। अगर फतेह लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है, अगर गन से लड़ रहा है, फिर गन खत्म होगी तो मैगजीन निकाल के लड़ाई शुरू कर दी, कप पड़ा हो तो कप से मारना शुरू कर दिया, प्लेट पड़ी तो प्लेट मारना शुरू कर दिया, पैन पड़ा तो पैन से मारना शुरू कर दिया। जो भी चीज़ें उसको आसपास दिख रही हैं उसको उसने वेपन्स बनाने शुरू किए। ये तो पहले कहानी लिखी उसकी एक्शन की। फिर मैंने एक सिंगल शॉट के अंदर एक्शन के लिए मैंने लोकेशन ढूंढी और खुद एक एक्शन का पोर्शन पूरा डिज़ाइन किया कि एक्शन चलेगा कैसे सिंगल एक्शन में, क्योंकि जो एक्शन डायरेक्टर थे वो अमेरिका में थे, उन्होंने लोकेशन देखी नहीं है, उन्होंने फाइटर्स देखे नहीं। तो जब मैंने उनको पूरा एक्शन वो एक तरह का एडिट बना के भेजा कि मुझे ऐसा चाहिए, सुसाइड, और उसमें एक भी पंच ऐसा नहीं रहेगा जो नॉर्मल कोई मारता है, जो मैंने कभी मारा, हर एक पंच कुछ ना कुछ अलग होगा। सो ही गॉट वेरी एक्साइटेड, ही गॉट, सोनू दिस इज़ वेरी वेरी गुड, बट वी डोंट हैव दोज काइंड ऑफ फाइटर्स इन इंडिया। तो अगर आपने 70 लोगों से लड़ रहे हो और अगर एक ने भी गलती कर दी 6 ने, तो फिर वापस पूरा होगा, तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो मैंने बोला कि क्या करना चाहिए, सर कैन वी गेट फाइटर्स फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, जैसे बुलाते हैं। सो हमने साउथ अफ्रीका से फाइटर्स बुलाए, मेक्सिको से फाइटर्स आए, उनको वहाँ जगह पे उनको ट्रेन किया गया उनके पर्टिकुलर शॉट्स के लिए, फिर यहाँ पे आए, तो वो लोकेशन ली गई पूरी की पूरी। 2.5 महीने प्रेप हुआ था उस एक्शन का, जब से मैंने लिखना शुरू किया। जब वो टीम आई, हमने वो सिंगल शॉट एग्जीक्यूट किया। शो अगर आप विश्वास करें, जब वो एक्शन एडिट करके हमने डाला, जो हम प्ले कर रहे थे, तो सारा यूनिट जो था एकदम ताली बजा रहा, कहता है ये होता है एक्शन। सो आइडिया ये था कि फतेह जब लोग देखें तो कहें यार ये ऐसा एक्शन करना है बहुत। देखो मैं बॉलीवुड लवर जी, मैंने बॉलीवुड पे एक्शन फिल्मों के नाम पे विद्युत जामवाल की कमांडो देखी है जी, मैंने एक्शन के नाम पे अभी एनिमल देखी थी, और जॉन अब्राहम की फोर्स देखी है। ये 3 फिल्में मेरे को अभी रिसेंटली जो मेरी मेमोरी में आप जब बता रहे थे आ रही थी। इनसे ज़्यादा धांसू एक्शन है? वो भी बड़े अच्छे थे एक्शन थे, बट मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि बॉलीवुड में ऐसी सीक्वेंस नहीं देखी होगी, मेरा वादा आपसे। बड़ा क्लेम है, बड़ा क्लेम है, देख लीजिएगा, आप प्ले करिएगा और जब एक्शन आएगा तो उसके साथ जोड़ के बनाइएगा। ताली गाली दोनों आएगी एक साथ? दोनों आए उसी के लिए। आई थिंक जब आप मंच पे खड़े हो जाते हैं तो आप उसी के लिए कि बस पत्थर मारो या फूल मारो, खड़ा तो हूँ मैं मंच पे। ठीक है, या तो ये एक रीजन है व्हाई पीपल शुड गो एंड वॉच। नॉट जस्ट एक्शन, आई थिंक एक इमोशन भी होना चाहिए। एक्शन विदाउट इमोशन इज पॉइंटलेस। तो पंजाब
के अंदर रहने वाले एक सिंपल बंदे की कहानी जो एक दूध की फैक्ट्री चलाता है और किस तरह उसकी कहानी अनफोल्ड होती है, वो कोशिश है। मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ईमानदार फिल्म बनाने की कोशिश की और मेहनत इतनी की है कि लोगों को मेहनत दिखेगी। देखिए, मेहनत दिख जाती है, सच्चाई आप सिने की दुनिया से ही आपको पता चल जाता है कि जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो कितनी सच्चाई दिखती है, नहीं दिखती है। वैसी तरह फिल्म्स के अंदर भी जब अपन देखने जाते हैं, क्लेमन बताया था कि कितनी ईमानदारी से फिल्म बनाई है। सही बात है, कैमरा झूठी बोलता है, कैमरा झूठी बोलता, तो वो ईमानदारी आपको उसके अंदर दिखी। और एक सच ये भी कि 2005 मैंने आशिक बनाया देखी थी जी। गेटअप तो मेरे को आशिक बनाने वाला ही दिख रहा है। वही है बस, कोशिश यही है कि तब शुरुआत हुई थी और लोगों को पसंद आई थी और तब हम लोग छिप छिप के देख रहे थे, छिप छिप के देख रहे था। तो मतलब आपका रोल वाला छिपके नहीं देखना था। मेरा एकदम आपका साफ गुड सुथरा बॉय था। हाँ, इमरान भाई वाला तो हम लोग मजाक उड़ा देते कि आशिक बनाए देखकर हम लोग बड़े हो गए, मेंटली फिजिकली दोनों। राइट। बौद्धिक तौर पर विकास वहीं से शुरू हुआ था बॉलीवुड को। सीरियसली, बट आई थिंक वो भी बड़ी स्पेशल फिल्म थी। क्या बढ़िया गाना था आपकी कशिश। या मुझे याद है कि जब म्यूजिक भी थे उसके सारे जितना था, मुझे आदित्य ने बताया था कि यार मैं तब थोड़ा सा डामाडोल हो रहा था, फिल्म छोड़ रहा है, कहता है मैं म्यूजिक ऐसा दूंगा ना भाई कि पूरा देश हिल जाएगा, और उसने वो दिया। सो आई फील कि उसका एक कन्विक्शन था उस समय जब वो फिल्म बना। तो सोनू सूद का लुक क्यों चेंज नहीं हुआ? मतलब 2005 से 2024, अब तो 25 आ गए ऑलमोस्ट, फिल्म रिलीज होगी 25 में, 20 साल में आदमी एक जैसा कैसे दिख सकता है? पता नहीं, मे बी शायद आते हैं डिसिप्लिन ने बचा के क्योंकि मैं स्कूल में था जी। मैंने स्कूल के बाद कॉलेज पास आउट किया, या दुनिया भर में नौकरी की, खुद का अपना सेटअप शुरू किया, और अभी भी सोनू सूद मुझे वैसे दिख रहे हैं। मुझे लगता है सोच बहुत मायने रखती है, क्या आप सोचते हैं और ज़िंदगी आप कैसे लीड करते हैं और आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा मेरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस ने सिखाया है कि जो आपकी सोच होती है वो आपके चेहरे पे दिखती है। आपका कैरेक्टर, आपका जो चेहरा बताता है कि आपका क्या किरदार क्या है। तो मैंने कोशिश की है कि एक लाइफ में डिसिप्लिन रखें, अच्छी सोच रखें, तो शायद उसके कारण। सोनू सूद का डाइट प्लान क्या है? मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं नॉनवेज कभी नहीं खाया। इतनी बॉडी जो है ये वेजिटेरियन बॉडी है। या ऑल माय लाइफ आई थिंक कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी थोड़ा उसमें योगदान है। एक पंजाबी डीएनए था, मेरे डैड बड़े स्ट्रांग थे, तो मैंने आज तक, आई एम द ओनली वन इन द फैमिली जिसने नॉनवेज आज तक टच नहीं किया, दारू आज तक टच नहीं की, पार्टी में बिल्कुल जाता नहीं हूँ। कुछ अलग से सप्लीमेंट लिए बॉडी बनाने के लिए? सप्लीमेंट्स नहीं मुझे याद है, मेरे पहले मैं जब नागपुर में किया तो मुझे प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्ब्स क्या होते हैं, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। मैंने पुरानी फोटो देखी, वो शर्ट खोल के, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं एक लोफ ऑफ ब्रेड पूरा जो बटर की, जो अमूल की बड़ी वाली वो ब्रिक आती है, वो रोज रात को खाता था। मुझे लगता है इससे ताकत आती है। तो और एक जो कच्चा दूध का पैकेट होता है जो मिलता है, उस समय दिनशॉज का नागपुर में मिलता था, तो बाहर उनका एक ऐसे टब सा पड़ा रहता था, उसमें पैकेट लिया और ऐसे मुंह से फाड़ा और पूरा पी लिया, और फिर अंडे खा लिए। तो मुझे लगता था इससे ताकत है, तो मुझे कोई नहीं पता कि फैट जा रहा है। अच्छा, अंडा खा के वेजिटेरियन रहते हैं? तो मैं एग वाइट्स खा लेता हूँ तब से, क्योंकि मैं एग वाइट्स खैर शुरू से मैं अंडा लोग ठीक है, तो मैं सोच सकते हैं कि अगर है मे बी एन एगिटेरियन व्हाटएवर यू डिफाइन, तो वो मैं खाता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में आज तक, मेरे घर वालों की एक शिकायत रहती है कि कभी तो बोल कि क्या बनाए तेरे लिए, तो मेरे लिए जो बन जाता है मैं वही खा लेता हूँ। मेरी एक सालों से है कि मेरे को अगर आप दाल और राइस दे दें, या फुल्का, मैंने रोटी छोड़ दी काफ़ी टाइम से, तो दाल राइस दे दें, मैं पूरी ज़िंदगी उसी पे रह सकता हूँ। आफ्टरनून के अंदर मैं वैसे अभी सैलड्स अभी आजकल क्या है ना, कुछ सालों से हमें भी ये एवोकाडोज और ब्रोकली और ये सब नई चीज़ें पहले तो थी नहीं ना, हमें पता था क्या चीज़ें होती हैं। जब इससे इंट्रोडक्शन हुआ तो अभी मिल जाती हैं तो खा लेते हैं, पर सबको पता है कि यार यही खाएगा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं ताज में रुका था, ताज बंजारा हैदराबाद में शूट कर रहा था, आज से 10-12-15 साल पहले की बात है। तभी मैं ऐसे ही था कि रात को 1 बाइट खा लिए, थोड़ा सा सैलड वैलड खा लिया, फ्रूट खा लिया, बस यही मेरी पूरी दिन की डाइट रहती। तो मुझे शेफ़ ने नीचे से फ़ोन किया कि सोनू सर, शुड आई कुक समथिंग नाइस फॉर यू टुडे? तो मैं क्या, नहीं यार। तो कहता अब सर 22 दिन हो गया आपको रुके, यहाँ पे 22 दिन से एक ही चीज़ खाते हो, बॉइल्ड एग खाते हो, कुछ खाते ही नहीं उसके अलावा, तो वी वांट टू कुक समथिंग नाइस।
तो मैं बोला क्या बनाओगे अच्छा, तो उसने 10-12 कोई ऐसी अलग अलग कुछ नाम भलते चलते बताए, कुछ ऐसा उस समय मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या है बोल रहा है। बोला हाँ अच्छा, तो ब्रदर आई विल हैव दिस टुमारो, टुडे ओनली आई विल हैव एग वाइट्स एंड ऑल। तो मैं क्या आज ही भेज दे, तो वो मैंने छोड़ा नहीं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो ज़िंदगी की रूटीन होती है वो आपके चेहरे पे दिखती है। नहीं, बट मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि आपकी फिजिक बहुत शानदार है। मैंने शाहरुख खान को भी कहते हुए सुना कि मैं सोनू सूद की फिजिक से इंस्पायर्ड हुआ, जिस तरह वर्कआउट करता है। बट जब मैं जिम गया तो ट्रेनर ने पहले दिन कहा कि देखो अगर अच्छी बॉडी चाहिए तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। एक कॉमन परसेप्शन भी है कि बिना सुई चुभाए बॉडी बनती नहीं है, सब खाली टीवी पर ज्ञान देते हैं। इस एज में इतने सालों तक लगातार आपकी बॉडी बनी हुई है, फिटनेस मंत्र क्या दोगे? कैसे इज इट पॉसिबल बिना सुई या बिल्कुल, चुभाए? मुझे लगता है सुई हुई तो मतलब मैं तो मेरे जिम में कई बार मुझे दिख जाता है, मैं तो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोल देता हूँ कि मत करिए सब। देखिए क्या है ना, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, शायद मेरे से ज़्यादा लोगों की नॉलेज होगी जो हमने सुन रहे होंगे फिटनेस के बारे में। जो आपकी स्किन होती है, जो आपका स्किन का टेक्सचर होता है ना, वो बता देता है आप कितने सप्लीमेंट्स लेते हो। कितना भी बोले का बॉडी आप देखोगे कि मैं कुछ नहीं लेता, ये नहीं करता, तो आपका स्किन टेक्सचर बता देगा कि आपकी बॉडी में क्या आप इंटेक्स लेते हो। सप्लीमेंट्स अगर आप कोई ZMA की बात करो, कोई लोग चीज़ें जो आपको विटामिन्स लेने, जो वो सब बड़े ज़रूरी हैं, पर मैं प्री वर्कआउट ले लेता हूँ कई बार, अच्छा लगता है कि यार हाँ ले लो। मैं प्रोटीन्स भी कई बार ले लेता हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैंने कभी प्रोटीन लिया, मैं लेता हूँ प्रोटीन ले लेता हूँ कई बार। पर वो क्या है कि दैट्स अ सप्लीमेंट जब मेरे को खाना नहीं मिला है, कुछ नहीं खिला। पर अगर आप मेरा बोलो कि मुझे इनके बाद ये चीज़ चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आई द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वॉज कि मैंने जिस दिन नागपुर से कॉलेज से जिम जाना शुरू किया था से आज तक, मैंने आज तक लाइफ में कभी छुट्टी नहीं दी जिम से। मैं 365 दिन जिम मारता हूँ। छुट्टी तब होती है जब मेरी आज जैसे सुबह फ्लाइट थी 6-6:30 बजे की, मेरा जिम खुला नहीं था, मुझे 5-5:30 निकलना था, तो मेरा जिम मिस हो गया। मे बी आज रात को आऊँगा तो मैं रात को जिम में जाऊँगा, बट मैंने आज तक छुट्टी कभी नहीं दी। और वेजिटेरियन होकर भी ऐसी बॉडी बन सकती है 100%। क्योंकि मेरे भाई साहब भी बैठे हैं, वो जिंदगी भर ताने मारते रहे मुझे कि नहीं पॉसिबल नहीं है, ये वेजिटेरियन में ऐसी बॉडी नहीं आती। नहीं, ऐसा आई डोंट थिंक सो। मिस्टर यूनिवर्स रहे हैं, यू नो आई थिंक प्रेमचंद वो भी वेजिटेरियन रहे हैं। सो आई डोंट बाय दिस थिंग कि वेजिटेरियन हो और बॉडी नहीं बना सकते, नहीं। अच्छा, आपको कभी लगा यार कि फिल्मों में हीरोइन को छीन लेते हैं हर लोग? आशिक बनाया में छीन ली, दबंग में आशिक बनाया तो बहुत देर बाद आई थी, जो मैं पहले शुरू में म्यूजिक वीडियोस की है ना, हाँ। उसके अंदर भी हीरोइन मैं निकली। मुझे याद है एक बहुत पुराना म्यूजिक वीडियो था सुरजीत सिंह बिंद्रखिया का, तो उसके अंदर भी वो लड़की दूसरा लेके चले गया। अच्छा, तो मेरे घर वाले बोलते थे, घर वाले नहीं, बहुत सारे मेरे दोस्त, तेरे साथ लड़की क्यों नहीं आती, छीन के ले जाते हैं तेरे से क्या? मैं क्या, ये तो पता नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, वो लड़की छीन नहीं सकते आप। मेरे को लग रहा है इसमें भी लड़की चली गई होगी, फतेह में भी या तो मर गई होगी, कुछ पक्का ऐसा हुआ होगा। अब देखिए, पिक्चर भी देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वो तो इतना तो दिमाग लग गया। बट ये दबंग में भी यही हुआ था, ये मुन्नी बदनाम आपका गाना था, सलमान भैया बीच में आ गए। तो मैं ना जब दबंग साइन की, पहले तो मैंने मना कर दिया। दबंग के हीरो आप थे, चुलबुल पांडे आप शायद बन रहे थे। तो पहले जो अभिनव थे, ही वाज एन असिस्टेंट विद मणिरत्नम, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, इज वेरी बहुत सुपर है बंदे, अनुराग के भाई। तो तब उन्होंने बोला यार सोनू, मैं ना जब पिक्चर बनाऊंगा ना, मैं करप्ट कॉप की कहानी लिख रहा हूँ, ऐसे चुलबुल करके आप बनाएंगे, हम लोग करेंगे। मैं क्या वेरी गुड यार, सुपर था, और दोस्त था बड़ा अच्छा, और एक ट्रेनिंग बड़ी कमाल की थी, तो मैं क्या यार करेंगे। और फिर जब बढ़ते बढ़ते आए, मुझे याद है कि अरबाज के पास एक बार गए थे, और अरबाज भाई बोलते कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, और यू नो सलमान भाई वांट्स टू डू इट, और उन्होंने आई थिंक मुझे बताया कि कहीं पे फिल्मिस्तान है, कहाँ उनको नरेट करने गया, और सलमान भाई को चुलबुल पांडे जो वर्ड है बड़ा अच्छा लगा, कहते यार मैं कर रहा हूँ पिक्चर। और एक दिन उनको मैसेज आया यस, तो इसने बोला कि यस, कहाँ आया मैसेज, किसका आया, कोई आगे कुछ है ही नहीं। तो पता लगा कि वो सलमान भाई का नंबर था, और उन्होंने ओके किया। फिर उन्होंने बोला कि यार तुम छेदी सिंह कर लो, तो मैं क्या यार वो छेदी सिंह तो नहीं करूँगा मैं बस, तो नहीं यार बहुत अच्छा है ये वो। तो मुझे सबने बोला, अरबाज भाई ने बोला, मैंने यार मेरे को वो समझ नहीं आता रोल, मैं नहीं करूँगा। तो खैर वो फिर इधर उधर थोड़ा सा ढूंढते रहे, फिर पर अंदर से उनको कन्विक्शन हो नहीं रहा था कि कोई और सही करेगा। तो उन्होंने बोला नहीं तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू कर क्यों नहीं रहा। एंड अभिनव भी आए, तो मैं क्या अभिनव इसको थोड़ा सा घुमाते हैं रोल को, मुझे 1-2 दिन लिखते हैं, 2-4 दिन लिख के अगर उनको समझ में आया तो मैं करूँगा, और मुझे गाना चाहिए पिक्चर के अंदर। तो गाना कैसे आएगा? फिर मैं कहा भैया गाना एक है, आइटम नंबर है, डाल दो। तो ठीक है, कुछ करते हैं इसको। तो यही कह रहा हूँ कि गाना आपको मिल गया, मुन्नी बदनाम तो हुई। मैं आता हूँ उस पर। तो मैं गाना आया, मुन्नी बदनाम हुई, फराह खान कर रही थी गाना। तो मैं क्या फराह यार तू ऐसा स्टेप बनाएंगे यार, गाना हिट होना चाहिए बॉस, गाना एक ही मेरा गाना है पिक्चर के अंदर सब है।
तो 2-4 दिन 5 दिन पहले गाने से सलमान भाई से खुशी देखी नहीं गई। नहीं ऐसे नहीं, ही वाज ग्रेट इन द सॉन्ग, हमें बड़ा अच्छा केमिस्ट्री बनी, ऐसी बात नहीं। हाँ बट वो पूरी चमक मार ले गए ना आखिर में आके, वो जो उनका अपना स्टाइल था, डांस था। नहीं पर आई थिंक अच्छा था, फिल्म के लिए अच्छा ही रहता है जो भी आता है। तो मुझे अभिनव ने बोला यार 2 बातें हैं, एक अच्छी खबर है, एक और है खबर, तो कौन सी सुनेगा? तो मैं कहा सुना कौन सी अच्छी भाई, वो तेरा वो सीन था ना, वो वाला फिटा हम लोग कर रहे हैं। अच्छा बोली, तो कहते वो सलमान भाई ना गाने में आना चाहिए। मेरे वो गाना मेरा, वो तो कैसे आ जाएंगे बीच में? तो नहीं वो रेड मारेंगे कि ऐसे। मैं क्या यार ये तो बहुत गलत है यार, ऐसे कैसे रेड मारेंगे, गाना एक ही तो है मेरा यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बट ठीक है, फाइनली आई थिंक जो हुआ अच्छा ही हुआ, एंड लोग याद रखते हैं उस गाने का। तो मतलब सलमान खान ने आपका गाना भी लिया और फिर नाक भी तोड़ दी? नहीं, नाक उनसे नहीं टूटी थी, वो जब हम एक्शन कर रहे थे तो एक रिहर्सल कर रहा था एक मेरे साथ फाइटर, तो जब वो कूदा मेरे ऊपर, जो सलमान भाई का डूब करके मेरे साथ रिहर्सल कर रहा था, उसका घुटना मेरा सीधा नाक पे लगा और पूरी जो नाक थी कड़क से साउंड आई और मेरा नाक ना ऐसे घूम के इधर से इधर हो गया। तो मैंने बोला ये क्या हुआ साला? तो मैंने अपना पुश किया नाक को, तो भी टेढ़ा था नाक। तो मैं क्या यार ये तो बड़ा पंगा हो गया यार, हिल गया। पर मैंने फिर मुझे हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, थोड़ा वो कहते यार एक्सरे निकालने पड़ेंगे। फिर कैसे भी करके मैंने वो एक्शन सीक्वेंस खत्म किया और उसके बाद जाके मैंने उसको लगाया। मैंने दबंग में भी सुना कि सलमान भाई आपकी बॉडी देख के थोड़ा सकपका गए थे, फिर उन्होंने अलग से मेहनत की कि नहीं भाई दोनों की शर्ट उतरनी है, इसकी ज्यादा लग रही, पता लगे हीरो मैं हूँ, लाइमलाइट ये मार ले जाए। नहीं ऐसा नहीं, ये उन्होंने कहीं कहा था जी कि नहीं, सलमान भाई एक जरूर मैंने उसकी बॉडी देखी, फिजिक देखी, मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा हीरो मैं हूँ, मेरा पेट निकल रहा है इसके पैक से को। he was kind enough to say that, but he was very, in fact जब हम शूट भी कर रहे थे तो उन्होंने हमेशा बोलते थे कि यार तेरी बॉडी देख के लोग ना बड़े इंस्पायर होंगे, मस्त है एकदम, ज़बरदस्त लग रहा है। सो वी यूज्ड टू वर्क आउट आल्सो टुगेदर। तो बट आई थिंक ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने बोला कि यार दोनों तगड़े लगेंगे तो पिक्चर चलेगी। और फिर डायलॉग भी आपका ले लिया, हम तुम में इतने छेद करेंगे। नहीं वो डायलॉग उन्हीं का था, लिखावट में मेरा उसमें योगदान। तो ये वाली कला कहाँ से आती है कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ठाई ठाई कहाँ से करो, ठाई ठाई कहाँ से करो? मुझे ना लिखने का शौक है बहुत सारा। ये वाली कला कहाँ सिखाई जाती है लिखने की, ऐसी वाली? ये अपने आप होती है। मेरी मदर लिखती थी तो इसलिए मैं भी लिखता था। पर ये ठेठ यूपी बिहारी वाला है। मैं क्योंकि आप पंजाब के हो? नहीं, मैं बिहार वालों के साथ रहा हूँ। वो तो बाद में कोविड के बाद रहे हो ना, पहले नहीं कॉलेज के अंदर। अच्छा हाँ, आपकी रैगिंग हुई थी दबा के? नहीं, मेरी रैगिंग नहीं उतनी हुई थी। मेरी रैगिंग इसलिए कम हुई क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरी बिहारी वालों से दोस्ती हो गई। तो जो बिहार वाले थे क्या उस समय कट्टा शट्टा लेके आते थे, पूरा उनका एक पूरा मौज, एक बिहारी 100 पर भारी। तो जब उनसे दोस्ती हुई तो सब लोग ने मेरे से थोड़े अलग रहते हैं कि यार ये इसके जो दोस्त हैं ना सब वो बिहार वाले थोड़े से गुंडे ही करते हैं, सब होते हैं। तो मेरे रूम पार्टनर भी बने, मेरे साथ रहे भी 4 साल, झगड़े भी हुए, यूपी बिहार पंजाब के झगड़े भी हुए, तो सब थे। मैं उस दौर से गुजरा और इसीलिए जो छेदी सिंह का रोल और उसकी भाषा, जो उसके बैठने का तरीका, जो क्या पहनेगा, कैसे बात करेगा, वो सारा का सारा जो मैंने उनके साथ रह के 4 साल जिया है वो उसको उतारने की कोशिश की। इनफैक्ट जो भैया जी स्माइल वाला किरदार था, उनको फोटोग्राफ खिंचाने का बड़ा शौक था कि चलो फोटो खींचेंगे। तो भैया जी स्माइल वाला किरदार भी एक दिन पहले डाला गया था, 2 दिन पहले। तो मेरा एक रूममेट था मोकामा से जी, तो हमसे क्या किया, अरे मिस्टर जी सुनिए ना। तो फिर मेरी आदत इतनी वो हो गई कि जब मम्मी से बात करो, अरे मम्मी सुनिए ना। हाँ बिल्कुल, आपके डीएनए में घुस जाता फिर वो। ये आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल। क्या खास होता है बिहार, क्योंकि आप बिहारियों में बहुत रहे हो? तो उनके अंदर ना एक नेचुरल दमंगई होती है, ठीक है, एक एक्चुअली कुछ भी बोल देने कभी। तो हम कई बार सोचते हैं बात करते समय या ठीक लगेगा, वो एकदम बिंदास वाले काम होते। तो मुझे याद है कि हमारे कॉलेज के अंदर उनको था कि कोई भी लड़का किसी लड़की से बात नहीं करेगा। तो कोई अगर लड़की ने किताब भी मांगी तो बोलता, अरे सुनवा, देखा साला बहुत बात कर रहा है उससे, जरा बुलाते हैं उसको रूम के अंदर, तेरे को क्या लेने देना बात कर रहा है उससे, किताब कर। और वो लड़का जो बेचारे खासकर दिल्ली वगैरह वाले लड़के, तो उनकी बड़ी हवा टाइट होती थी, यार उसने देख लिया मेरे को बात करते हुए, उसको बुलाना इधर। अरे तो हम बात नहीं करें लेकिन हमारी वाली है। हाँ, तो नहीं उनकी ना भी हो तो बात नहीं कर सकते तुम, तो काहे बात? हाँ वही मतलब हम उससे बात नहीं कर रहे, वो हमारी, तो तुम भी नहीं बात करोगे, तुम भी नहीं करो, वो हमारी वाली, हमने उसको देख लिया, वो हमको पसंद है। और उनकी प्लानिंग ऐसी रहती थी, सुनो क्या करेंगे ना, उसको बुलाएंगे तो तुम ना विकास 2 झापड़ दे देना, फिर हम तुम्हें भी 2 झापड़ देंगे, काहे मारा तुम उसको, तो उसको लगने जरूरी चाहिए पहले आगे। तो ऐसी उनकी प्लानिंग होती थी, दबदबा बना रहना चाहिए। हाँ, दबदबा बना रहना, तुम्हें बातचीत करनी और धीरे से एक लड़का बीच में कुछ ही बोले, तुमने लड़की से बात किया, अगर वो बोलेगा किया, दे थप्पड़। अगर तुमने लड़की से बात किया, नहीं किया, दे थप्पड़, झूठ बोल रहा है, तो मतलब तय है मारना है। तो बेचारा वो क्या करेगा। तो मुझे याद है कि जितने मेरे दोस्त दिल्ली, उनको अगर बुला लिया, कमरा नंबर 10 था मेरा वाईसीसी हॉस्टल में,
अगर उसको किसी लड़के को बुला लिया कि भैया शुभांकर आज तुम बात कर रहे थे लड़की से, तो यार शुभांकर तुम्हें बुलाया 10 मिनट, तो अभी तो आपको पता है कि लगे, तो वो शुभांकर मुझे ढूंढ रहा है, सुनो भाई देखो बुला रहे हो, उनको समझाओ। तो मैंने बोला काहे बुला रहे हो तुम लोग, क्या तकलीफ है? अरे नहीं सुनो लड़की से बात कर रहा है, तेरे को क्या लेना है लड़की से बात कर रहा है, करने दो उसको, नहीं खराब कर रहा है पढ़ाई में, तूने कभी किताब खोल के देखी है क्या जो तू उसकी बात कर रहा है? तो ये उनका एक माहौल बना के रखते थे वो जो मिर्जापुर पे है वो ओरिजिनल है, वहाँ पे 100% है, सबके अंदर है वो। मैं कह रहा हूँ सिस्टम में हम लोग अभी जाते हैं, मैं बीच में गया था तो क्या क्योंकि बिहार वाले मानते ही हैं कि सोनू सूद अपना ही है और एक उनको हक लगता है जब भी मिले, चाहे वो जानते हो ना जानते हो। तो मेरे साथ जब सिक्योरिटी वाले गए, हम लोग कुछ गए, तो मैं पहले तो अपने जो सिक्योरिटी वाले, मैं क्या बॉस तुम ना पहले तो धक्का नहीं लगना चाहिए, तुम ना चलो, मुझे रहने दो, मैं पब्लिक के पीछे जाने दो मुझे। तो जिसको फोटो खिंचानी होती है ना, अगर कोई बंदा बोल दे कि सर रुकिए मत, काहे आए ना हमारे, तुम हमें सिखाओगे का, तो अरे तो बंदा बोलता है यार जो हमारे साथ जाते हैं कि भैया हम नहीं यार बोलेंगे, आप देखो या इनको हैंडल, और बड़े हक से हक भी दिखाते हक है एकदम उनका, मतलब कोई उसमें डिस्कशन नहीं है हमारे। हाँ भैया हमारे भाई। ओके, दबंग में सलमान खान से लड़ना टफ था या कुंग फू योगा में जैकी चैन से? एक्चुअली दोनों ही इजी थे, मैं इतने सालों से लड़ते ही आए हैं। जैकी चैन भी आसान थे लड़ने? या ऑफ कोर्स बड़े प्लान तरीके से काम करते हैं वो लोग, मुश्किल नहीं था क्योंकि कर करके इतना बॉडी में उस आ चुका है ना, नेचुरल रिएक्शंस देना। कितनी हड्डी टूटी है अंदर? मेरा ना एक्शन करते समय ज़्यादा नहीं हुआ, चोटें बहुत बार लगी हैं, लेकिन अभी सब सही है, पूरा शरीर एकदम पूरा फिट है एकदम। या अच्छा, अजय देवगन कहीं बता रहे थे कि ये टूटा ये टूटा ये टूटा, देखिए डिसलोकेशन हो जाती है, सब कुछ होता है, दैट्स पार्ट ऑफ थिंग, बट फिर आप वापस होना, आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ द होल गेम। ये जैकी चैन वाली फिल्म कहाँ से मिल गई थी? जैकी चैन मुझे याद है कि मैं पंजाब में था, अचानक मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आई एम मैगी कॉलिंग फ्रॉम जैकी चैन्स टीम एंड वी वुड लव टू कास्ट यू इन नेक्स्ट फिल्म। मैं कह रही यार ये तो मेरे फादर उस समय मेरे पास थे, मैं पापा यार देखो मैसेज आया, देखते हैं चेक करते हैं। मैंने किया, दे स्पोक, दे सेंड मी द मैसेज, कहते वी आर डूइंग द फिल्म। और मैं इन नो टाइम 10-15 दिन में मैं जैकी चैन के सामने बैठे थे, हम लोग खाना खा रहे थे, और मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा, कहता यार सोनू तू आज जैकी चैन के साथ शूट कर रहा है, 6 साल पहले तेरा एक इंटरव्यू आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें तूने लिखा था कि तू स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था किसी फिल्म के लिए, और किसी ने पूछा तेरे से कि तू स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मैंने बोला कि क्या पता एक दिन जैकी चैन के साथ मैं करूं। और वो देखो तूने उस दिन 5-6 साल पहले बोली और वो आज हो गया, और उसने मुझे उसकी एक स्क्रीनशॉट भेजा जो मैंने जैकी चैन को दिखाया, एंड ही सेड कि यार वाह दिस इज सो नाइस यार, व्हेन यू मैनिफेस्ट थिंग्स हैपन। तो फिर आई मीन दिस इज हाउ इट इज। चाइनीज सीखी? क्योंकि हमें तो सिर्फ इतनी आती, चिंग चोंग चिंग। नहीं, मैंने थोड़ी सी सीखनी शुरू की थी उनके साथ बुला के, एक ट्विटर भी रखा था, पर फिर पूरा फ्लो टूट गया। कुछ भी याद है ABCD चाइनीज का? नहीं, जैसे नहीं हाँ ये सब करते कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? मैं सोनू सूद हूँ चाइनीज में। मैं अभी भूल गया यार, मैं वही बोला ना कि बात करने में अभी 7-8 साल हो गए, सब छूट गया बात करने, पर उस समय थोड़ी थोड़ी पकड़नी शुरू की थी चाइनीज, और कुछ याद था अभी तो। बट अंदर से आपके हॉलीवुड का रहता है, मतलब बाहर फिल्में करने का। देखिए मैंने की हैं फिल्म, अमराती फिल्म्स भी की हैं, सब है, पर आई थिंक जब आप दूसरे सॉइल पे जाके कुछ काम करते हो तो उनकी दुनिया सीखने का मौका मिलता है। यू बेटर योर क्राफ्ट व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट डायरेक्टर्स। सो आई थिंक वो जो सीखने की जो जर्नी है वो चलती रहनी चाहिए। शाहरुख खान हैप्पी न्यू ईयर, सलमान खान दबंग, जी दो बिल्कुल अलग कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटीज, मजा ज़्यादा कहा यार। नहीं, दोनों के साथ है एक्चुअली अगर बात करें, पर अगर आप बोलें कि जो होल प्रोसेस था, मुझे शाहरुख के साथ भी बहुत मज़ा आया था, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड टूर ट्रैवल किए, लंदन अमेरिका पूरा किया हम लोगों ने, लंदन पूरा, हम एक चार्टर फ्लाइट था, हमारे 5-6 लोग थे, क्योंकि सब लोग थे। जब आप बहुत सारे लोग होते हैं ना तो मज़े आते हैं सबके साथ, आप शो ख़त्म हो जाते हैं, खूब टाइम बिताते हैं, जाते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ। तो आई थिंक एक वो लंबा दौर था, तो और मज़ा भी आया था। बट सलमान भाई के साथ भी बहुत तो अगर दोनों की एक USP बतानी हो कि यार ये सलमान भाई की खासियत है, लोगों को नहीं पता, ये शाहरुख भाई की है। ये सलमान भाई की खासियत ये है कि वो एकदम रियल है, कई बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते व्हाट दे फील अबाउट यू, बट अगर वो किसी को चाहते हैं तो पूरे दिल से चाहते हैं, एंड ही विल मेक श्योर कि वो सामने वाले को पता चले कि वो कितना केयर करते हैं। शाहरुख भाई इज़ मोर एक्सप्रेसिव, कि वो अगर बताएंगे आपको चाहते हैं, उनको कोई अच्छी चीज़ लगी, वो हमेशा आपसे ही मेक श्योर कि आपको रिसीव करें, ही विल कन्वे दैट। सो वो एक USP है। बट आई थिंक दोनों की खासियत ये है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स, दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड देम। कुछ फोटोज मैंने रखी, मैं चाहता हूँ कहानियां सुनाओ हमें। जी, ये फोटो
राइट ये जो मैंने जिक्र भी किया था, जी सेवियर सोनू सूद, या सैल्यूट टू द, ये कैसे हुआ था? ये मुझे याद है कि मैंने जब पहली फ्लाइट उड़ी थी कोविड के दौरान, उस समय एर्नाकुलम से करीबन 169 गर्ल्स को मैंने निकाला था जो फंसी हुई थी। वो पहली फ़्लाइट उड़ी थी और जो वहाँ के CM पटनायक सर थे, तो नवीन पटनायक जी, उन्होंने ट्वीट करके मुझे मुबारकबाद दी थी कि आपने हमारी भुवनेश्वर, कोचिन से भुवनेश्वर वो फ़्लाइट उड़ी थी और उन्होंने कि हमारे 169 लड़कियों को तूने बचा दिया उस समय। सो दैट वाज द फर्स्ट फ्लाइट दैट फ्लू ड्यूरिंग कोविड। और मुझे याद है कितना प्रोसेस था। MEM बात कर रहा था मैं कोचिन एयरपोर्ट से, कमिश्नर से, कहाँ से 3 बजे लड़कियों को बसेस में बिठा के लेके आना, और 1.5-2 घंटे के लिए एयरपोर्ट खुला था उस समय। सो वो एक मुझे लगा कि यार बहुत सही हुआ है, अभी फ़्लाइटों से जल्दी से इनको भेजा जा सकता। तो मैंने बहुत सारे चार्टर फ्लाइट्स कर करके उड़ाए थे। इनफैक्ट 12,500 स्टूडेंट जो बाहर फंसे हुए थे इन अ प्लेस लाइक किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, इन 6 कंट्रीज़ में। तो मुझे उनको भी वैकेशन बहुत लोगों को मैंने वहाँ से करवाया था। और जब ये चल रहा था तो जैसे बोलते हैं ना, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ, तो एकदम ऑटो मोड पे चल रहा था। और फिर स्पाइस जेट की बहुत सारी फ़्लाइट्स मैंने की परमिशंस लेके इवैक्यूएशन में मदद की थी। देन दे वांटेड कि जो पूरी उनकी टीजर का डेंटिंग पेंटिंग स्पाइस वालों ने की थी या आपकी टीम ने करवाई थी? नहीं, उनकी थी। उन्होंने हमारी तरफ से, अपनी तरफ से एक ऑनर करने के लिए उन्होंने करवाया था कि यू नो वी जस्ट वांट टू सैल्यूट यू फॉर द वर्क दैट यू हैव डन। ये लड़का ये दिल्ली की कहानी है। जब मैं ये दिल्ली में कितने साल के थे आप? ये शर्ट खोल के जो आपने फोटो, या ये वाली है आई थिंक 97 98 की। ये इसको डाला भी था किसी ने कि अच्छा आपने डाला था इसको पोस्ट करते हुए कि ये हीरो बन सकता है? हाँ, राइट। तो ये तब की कहानी है। दिल्ली के अंदर साउथ एक्स में ये खींची हुई फोटोग्राफ है। और मैंने वहीं पे दिल्ली में साउथ एक्स पार्ट 1 से ही एक शोरूम से शर्ट खरीदी थी पोर्टफोलियो के लिए। पैक्स तब भी थे? पैक्स वाले तब भी थे, कॉलेज में भी थे मेरे तो। या ये माई सपोर्ट सिस्टम। एंड टुडे, आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ तो इनके कारण बैठा हूँ। ये कैसी क्या कहानी इस फोटो की? ये मेरे मदर मेरे को बॉम्बे में मिलने आए थे और हमने ये पिक्चर्स खिंचवाई थी। और मुझे याद है कि मम्मी ने एक सोलो पिक्चर भी खींचने के बोला था कि यार सोनू मेरी अकेले की एक पिक्चर ले लेते हैं। मैं क्यों, वह काम आएगी तेरे कभी। तो आज भी जो घर में वो पिक्चर लगी हुई है मेरे मदर की, इसी साड़ी में खींची हुई पिक्चर है। बट या शी वाज वेरी स्पेशल। काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है वो उन्हें जिंदगी का नजरिया पता था। जब मैं अब सुन रहा हूँ आपकी सारी बातें, आज भी मेरे घर पे अंदर इसी साड़ी में फोटोग्राफ, जीवन की यात्रा पता थी। नो, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। जब वो स्कूल में भी पढ़ती तभी वो ट्यूशन पढ़ाती थी, जब स्कूल में खुद पढ़ती थी। एंड शी इज़ अ वेरी वेल रेड लर्नड इंडिविजुअल। जब वो बॉम्बे में कभी आई तो कभी मेरे डायरेक्टर्स या दोस्त मिलते, कहते यार आपकी मदर के साथ बैठते हैं ना, इतना सीखने को मिलता है। और ये ऐसी थी शुभांकर भाई कि अगर उनको एक कॉलेज के बच्चे का पता रहता था कि कौन सा है बाई, आज अगर क्लास में शुभांकर नहीं आए तो वो पूछते यार सुनो शुभांकर क्यों नहीं आया, वो लड़का जो है। तो मैम उनका तो 50 एकड़ 100 एकड़ जगह है तो गाँव में अभी वो कहते यार वही देखेंगे। तो मेरे मम्मी ने कहना चलो काम कर, स्कूटर निकाल जरा चल उसके गाँव। तो भरी गर्मी के अंदर पंजाब की 30-40 किलोमीटर उसके गांव जाएंगे, उसका घर ढूंढेंगे भी शुभांकर का कौन सा घर है, फिर उनके घर पहुंचेंगे। पेरेंट्स से भी क्यों नहीं आ रहा, तो मैम इसके 150 एकड़ है, की करना पड़ के सब बढ़िया चल रहा थे ना, तो 100 एकड़ तेरे हैं, इसको बनाने दो, कल मुझे स्कूल में चाहिए, कॉलेज में चाहिए बच्चा। और अगले दिन वो कॉलेज में आता था, पढ़ाते थे, सारा दिन पढ़ाते रहते थे बच्चों को, घर पे बाहर। उनका इनफैक्ट वॉइस भी जाना शुरू हो गया था लास्ट के अंदर बिकॉज ऑफ। और हम बोलते मैं मत पढ़ाओ यार, कहते नहीं ये मेरी धरोहर है, स्टूडेंट्स मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हीं के साथ तो चलती हूँ, तू बाहर रहता है तो यही तो हैं जो मुझे वो गैप फिल करते हैं। तो आज भी जब मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलते, कहते हैं कनाडा US की आज प्रोफेसर सरोज सूद है ना, इसके कारण हम यहाँ पे, नहीं तो हम शायद छोड़ छाड़ के वहाँ पे रहते। तो शी वाज समवन। आपको ही पढ़ाया था उसमें सूरजमल के रोल के लिए? सुजमल के लिए हाँ। बुक्स दी थी। आज भी मेरे घर पे बहुत सारी बुक्स इनकी संभाल के रखी हैं। और लास्ट मेरी जब इनसे मीटिंग हुई थी मम्मी से, जब मैं बॉम्बे निकल रहा था, तो ऐसे ही किताबें देख रहे थे, साफ़ कर रहे थे, तो कहते यार सोनू जब मैं चले जाऊँगा ना, एक किताबें संभाल के रखना है, बेच बूझ मत देना, रद्दी के अंदर है मेरी है पूंजी है। मैं क्या मम्मा नहीं रहेंगी, आज भी हैं बुक्स हैं मम्मी की सारी। ब्यूटीफुल। आपके अंदर शुरू से एक बच्चन था? हालांकि इंडिया में सबके अंदर एक बच्चन है। बड़ी कमाल, कहाँ से ढूंढी आपने? तो आई डोंट नो, एक लोग बोलते थे एकदम जेरोक्स कॉपी मारी आपने। या ढूंढते रह जाओगी फिल्म है जिसमें एक
किरदार निभाया था जो शोले का किरदार था. सो आई थिंक वहाँ से कुछ सिमिलैरिटी. अरे बट बच्चन साहब की कई सारी पुरानी तस्वीरें भी आई थी. एक फोटो आई थी, मैं आपको दिखाता आई हूँ. रिमेम्बर वो पगड़ी वाली. ये या और ये ना आई थिंक बच्चन साहब ने भी डाली थी. हाँ, ये बच्चन साहब ने अपना मेमोरी शेयर की थी. और कई लोगों ने नीचे बोला कि नहीं सर, हाँ, ये आपकी नहीं है, सोनू. ये सोनू सूद कहाँ से आ गया यहाँ पे? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ये पिताजी, या ये मॉम जा चुके थे और मैं घर पूरा रेनोवेट कर रहा था. तो जब पूरी घर की रेनोवेशन, पापा कहते कौन रहता है सोनू यहाँ पे, ठीक तो है, बढ़िया चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है. तो मैं कहते नहीं पापा, तो आप रहते हो यार, बढ़िया रहना चाहिए घर. तो वो कहते मैं चल जाना तो पीछे कौन ध्यान रखेगा, तू ऐसा करियर है, इतने खर्चे करियर. मैं नहीं यार, बढ़िया रहना. जो फर्स्ट टाइम रेनोवेशन के बाद ये पहली पिक्चर हम लोगों ने खींची साथ में बैठ के कि यार सब पूरा अच्छा लग रहा है, और ये तब की पिक्चर है. अक्सर मतलब मॉम के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं. माँ की ममता, माँ की दयालुपन, माँ से जुड़ाव, बेटे खास तौर पर. डैड कई बार रह जाते हैं, उनकी चर्चाएं नहीं होती, उनके बारे में उतनी महानता किस्से नहीं होते हैं. तो मेरे मैं दो आपने फतेह में शायद अपने डैड के नाम से शायद प्रोडक्शन हाउस खोला है. प्रोडक्शन उन्हीं के नाम से. हाँ. और मेरे डैड, मुझे लगता है कि जो मेरे दोस्त भी मेरे फादर को जानते हैं, वो कहते हैं यार हमने इतना सिंपल बंदा नहीं आज तक देखा. मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, जब पापा गए हैं, उससे मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, 7-8 साल पहले. तो जब घर पे आते तो पापा ने मेरे ड्राइवर को बोलना कि यार एक काम कर, गाड़ी निकाल, शेव कराना. उनको शेव कराने का बड़ा शौक, की बाहर जाके शेव कराते. तो पंजाब में भी ऐसे ही करवाते हैं शेव. अभी भी वो छोटी सी दुकान जहाँ पे जाते हैं, लोग जाते हैं शेव. हम लोग, हमारी जनरेशन में लोग घर पे करते हैं. उससे पहले जनरेशन बाहर जाते. तो उनका वही था कि वहाँ थोड़े जाने बैठे, कुछ तो शॉप वैसी, वो लकड़ी की उनकी वैसी. पापा शॉप बढ़िया बनाते हैं यार, आप जाएंगे. नहीं बढ़िया, सब बढ़िया, टेंशन है. तो जब बॉम्बे आते थे, उन्होंने ड्राइवर को पकड़ना थी गाड़ी ले, तो उन्होंने बोला कि यार शेव करा. पापा कहते ऐसे कोई देख ली साइड पे, रोक दे, ऐसे करवा लेंगे. तो ड्राइवर बोलता नहीं सर, वो कहीं सोनू सूद के पापा इधर बैठे, कोई नहीं जानता, ऐसे तू को रोक दे, आराम से करवा लेंगे आराम से. और फिर उन्होंने क्या किया, जो नीचे वो डिब्बा लेके घूमते हैं, पता नहीं इधर नहीं होता, एक छोटी सी पेटी होती है एल्युमिनियम की, उसके अंदर उनके जंतर मंतर होते हैं और वो घूमते रहते गली के अंदर. तो वो हमारी गली के अंदर है. पापा ने उसको पकड़ लिया कि तू बेटा, तू रोज आके ना आके शेव करानी. जब उसने आना तो पापा ने बोला काम करो, इसको खिलाओ, नाश्ता कराओ. तो फिर उसने बटर टोस्ट खाने, चाय वाय पीनी, जो भी उसने बनाना खाना. तो फिर पापा ने कहना चल शेव करा. फिर पापा ने शेव करा. मेरे पापा भी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं. तो वो बंदा रोज आता था शेव करने. जब पापा बॉम्बे में 15-20 दिन आते, तो जब पापा चले गए तो शेव वाला अभी भी आता है हमारे पास, कहता है यार ऐसे ही हेलो करने आया था आपको. तो जो सिंप्लिसिटी है पापा की, वो आई थिंक मतलब हम लोगों को, हमारे जो भाई बहन है, हम लोग को ग्रो करने में बड़ा हेल्प किया कि किस तरह करना. अभी मैं जब पंजाब एक्टर बन के पंजाब जाता है, बड़ा रश हो जाता है इकट्ठा पंजाब में. समय मैं बताता नहीं किसी को मौका गया हूँ, क्योंकि क्या पूरा सारा दिन शहर आवाजा भी रहती है, बैठ नहीं पाते. मेरी सिस्टर जाती है कि तो आता है सारा, हमारे पास बैठ ही नहीं पाता, इतनी दुनिया इधर से मिलने आती. तो मैं किसी को बताता नहीं था. कई बार चुपचाप गाड़ी खोलनी, बोलना गेट खोल के रखो, सीधी गाड़ी अंदर घुसी. फिर मैं अंदर ही रहता हूँ 3-4 दिन, किसी को मिलता नहीं था. पर जब लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि अंदर घर में हलचल है, सोनू सूद आया वो पक्का, तो पापा को बोलना, शक्ति जी वो सुना बेटा आया हुआ है, तो फैमिली आई मिलना. तो हाँ भेज दो. फिर 1-2 घंटे में पूरे शहर को पता चल जाता है. फिर गेट खुल जाता, परमानेंट गेट खुला रहता. सारा दिन लोग पूरे भीड़ बैठी. पापा ने बर्फ़ी मंगा रहे इनके लिए वो मंगा. तो जिनको जानते नहीं वही बैठे हुए हैं वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक. तो मैं पापा जाएंगे, कब जाएंगे, तो अपन बैठेंगे. नहीं बैठे, उनको खाने दे, नॉन स्टॉप चलता रहे. तो ये उनकी आदत थी. लंगर शॉप पे हर हफ्ते लगना लंगर फिक्स्ड है. जब से हम छोटे हुए थे बड़े होके, खिलाओ इनको, पूड़ियाँ खिलाओ इनको, ये खिलाओ. तो आई थिंक वो उनकी जो दुआएं भी है ना बड़ी, वो हमारी ज़िंदगी को बड़ी तरीके से मैनूवर कर रही है. मैंने पंकज त्रिपाठी का पॉडकास्ट किया था और पिता का जिक्र हो रहा था. तो ही सेड कि पिताजी के जाने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का रहा कि छत चली गई, अब मैं बताऊंगा किसे. लेकिन फिर वो कहते हैं कि फिर मुझे एहसास हुआ कि लेकिन बीते 30 सालों से कुछ बताया था ही नहीं मैंने. लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी थी कि वो है. मैंने उनसे पूछा कुछ नहीं, उनसे इजाजत नहीं मांगी, लेकिन उनकी प्रेजेंस थे. अब लगता है कि अब किससे बात करूंगा, अब किससे पूछूंगा. क्या होता है एक पिता का होना? मुझे लगता है कि जैसे बिजली जब चले जाती है तो जनरेटर होता है घर के अंदर,
उससे अपन तार जोड़ते थे और बिजली चलती रहती थी। जब वो जनरेटर निकल जाता है लाइफ से तो कनेक्शन टूट जाता है हर चीज़ से। आपके बच्चे हों, फैमिलीज हों, वाइफ्स हों, सारे बड़े करीब रहते हैं, दे लव यू मोर देन मे बी समटाइम्स यू ऑल्सो लव देम। पर फादर एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं से ना कहीं से एक एनर्जी भेजता रहता है आपको, आप चलते रहते हो। मुझे पैदल चलने का बड़ा शौक था जब मैं स्ट्रगल करता, बैंड्रा संधेरी कितनी दफ़ा मैं पैदल आया हूँ, ऐसे सोचते सोचते बैग टांगा हुआ था, चलते रहते सोचते रहते। तो ऐसा लगता था फादर हैं, संभाल लेंगे, कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। पहली दफ़ा दिल्ली में जब मुझे छोड़ने आए मुंबई तो मैंने ट्रेन पकड़ी थी यहाँ से, तो जो कनॉट प्लेस में कल परसों जब मैं और हनी सिंह आए थे वहाँ से PVR प्लाजा के पास हमने गाना रिलीज़ किया, मुझे वो स्पॉट याद आया। तो जब छोड़ने आए तो उन्होंने बोला कि सोनू अपना ये पैसे रख ले और तू जा रहा थी, ट्रेन रिजर्वेशन तो है नहीं, मैं पापा एडजस्ट कर लूँगा, मैं कोई नहीं, सेटिंग कर लूँगा अंदर। तो उन्होंने कुछ 2-4-5 हज़ार और पकड़ा दी कि चल तेरे पास जो पड़े हैं ये भी ले जा। तो मैं हाँ पापा चलता हूँ, गले गले में ना पैरी हाथ छुआ उनका। तो जब निकलने लगा तो कहते 1 मिनट रुक जा। तो पैसे ना उनका एक बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज पैसे रखते थे कि पहले अगर 500 का नोट है, फिर 100 वाले सारे नोट हैं, फिर 50 वाले हैं, फिर तो बड़ा एकदम हर चीज़ ऑर्गेनाइज वाला, रोज़ गिनना, रबर बैंड चढ़ाना, पॉकेट में रखना है। तो उन्होंने बस एक उसमें से 100-200 रुपये निकाले और सारा रबर बैंड चढ़ाया हुआ मुझे पकड़ा दिया। मैं कहा पापा मुझे जाना वापस यार, तो आपको नहीं मैं कर लूँगा एडजस्ट, तू जा, तेरे को लोड पड़ सकती, तेरी ज़रूरत पड़ सकती। तो मैंने वो रखे अपने पास। तो ये रियलाइज़ किया कि जब ये वापस जाएंगे पता नहीं कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए कुछ, पर एक फादर बोलता है कि मैं एडजस्ट कर लूँगा, तू चल जा, तेरे को कमी ना पड़ जाए। और मुझे हमेशा ये लगता रहता था जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे कि जो हमारे माँ बाप हमें सिखा पाए कि हम उनको सिखा पाएंगे नहीं पाएंगे, हम वो लेगेसी आगे प्यार की, रिश्ते की, अहमियत की, वो हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अगर हम लोग नहीं दे पाए तो हम लोग फेल हो जाएंगे ऐसे पेरेंट्स। सो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था। और आज भी मेरे पापा की 7 साल हो गया, पापा गए 8 साल, जो उनकी बॉटल थी जिससे वो पानी पीते थे, एक उनका बॉटल छोटा सा रखा होता था पानी, वो आज भी मैंने संभाल के रखा है। जो उनका नोट वाला बंडल है जिस पर रबर बैंड चढ़ा, तो आज भी वैसे रखा हुआ है। जो आखिरी उन्होंने हैंड कर चीज़, आज भी उसको वैसे रखा हुआ। सो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें हैं, मेरी मदर हमेशा कहा करती कि सोनू जब हम नहीं रहेंगे ना तो मुगा वाला घर के बेच बूझ मत देना वहाँ पे, तो जितना मर्जी, कि ये इस घर की ना दीवारें तेरे से बातें करेंगी जब हम नहीं रहेंगे। तो आज भी जब मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दीवारें बातें करती मेरे से, और ऐसा कनेक्शन है उसका कि आप कितना भी लो ज़िंदगी में फील करो, आप एक ऐसे वहाँ से ताकत लेके निकलते हो कि आपको लगता है यार सही बोल रहे थे। या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और बहुत सारे लोगों को डर भी लग रहा होगा, वो आपको सुन रहे होंगे और वो अपने पेरेंट्स को लेके इमेजिन कर रहे होंगे, बिकॉज लाइफ की हार्ड रियलिटी यही है। ये कौन सी फोटो है भाई? और ये मोहतरमा कौन है? ये रवीना टंडन है। मेरी फेवरेट हीरोइन हुआ करती, उसमें मुझे याद है इनकी फूल और कांटे फिल्म आई थी। इश्क लड़ा है। नहीं, उसमें फूल और कांटे उनकी फिल्म आई थी। फूल और कांटे नहीं, फूल और कांटे में नहीं थी ये अपना सलमान के साथ थी। समझ गया मैं, दिल तेरा आशिक और कई नहीं, दिल तेरा आशिक नहीं तो कुछ सलमान और इनकी पहली फिल्म थी। हाँ मतलब देखते ही तुमको जो प्यार हुआ, ऐसे सॉन्ग उसका बड़ा, तो तब मेरी फेवरेट थी। कभी लिंकिंग रोड, कभी या लिंकिंग रोड। सो या ये तब की फोटो है कॉलेज की। या पत्थर के फूल, हाँ पत्थर के फूल, पत्थर के फूल। या ओके, ये तो आशिक। ये सरदार जी कहाँ पे आए थे? ये शहीद आजम भगत सिंह की पिक्चर है, पहली मेरी फिल्म है। ये बच्चा आप ही हो? या ऑफ कोर्स मैं। या आई रिमेम्बर दिस। या मुझे याद है जब शूट भी किया था, इससे रिमेम्बर। अगेन रवीना टंडन। या देखिए फेवरेट थी मेरी। इजहार किया रवीना जी से आपने कभी? मैंने बताया था उनको जब मैं उनके साथ मिला, मैं क्या यार देख तेरी अब फोटोग्राफ अभी भी संभाल के रखी हुई है वहाँ पे, बड़ी खुशी हुई कि यार अच्छा है यार। ये आपकी मेमोरी। या तो ये अगर आप देखेंगे ना, बड़ी कमाल की चीज़ है जो आजकल मिलते हैं शुभांकर। ये अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो ये फोटोग्राफ गोवा की थी। मेरे मदर मेरे साथ एक फिल्म की शूटिंग गए थे, और उन्होंने हर फोटोग्राफ के पीछे और साथ में एक नोट लिखा था कि दिस इज़ द टाइम व्हेन आई वेंट विद माय सन
फॉर द फर्स्ट टाइम टू गोवा, और बड़ी यादें बनाई। मेरे बेटे ने बड़ा ध्यान रखा, मेरा हाथ पकड़ के मुझे जहाँ ढलान होती थी लेके आता था, मुझे बड़ा स्पेशल लगता। तो उन्हें जितनी फोटोग्राफ्स उनकी पड़ी है उनमें सब में नोट्स, हर चीज़ को रिकॉर्ड पे रख दिया, रिकॉर्ड पे रखा। तो आज भी जब मैं एल्बम देखता हूँ, कई बार हम क्या होता है फोटो खींचते हैं, अरे हाँ बड़ी अच्छी पिक्चर है, पर उसकी इतिहास क्या था। सो उन्होंने वो लिख के रखा, और मुझे लगता है लिख के रखना ज़रूरी रहता है। अब कुछ थोड़े तीखे सवाल पूछते हैं आपसे। आप ही कॉलीग है कंगना, उन्होंने आपको लेके बहुत प्यार भरा ट्वीट किया था कि नेक्स्ट सोनू जी विल डायरेक्ट हिज ओन रामायण बेस्ड ऑन हिज ओन पर्सनल फाइंडिंग। जब से मणिकर्णिका छोड़ी आपने, बड़ा प्यार आता है कंगना को आप पर। देखिए, मैंने मणिकर्णिका जब छोड़ी तो इसलिए भी छोड़ी क्योंकि मेरी दोस्त है वो दोस्त। मैं ठीक है, अभी नहीं बात उनसे मेरी होती, पर मैं उनके बहुत करीबी रहा। उनकी फैमिली, उसके मदर फादर मेरे को बहुत प्यार करते हैं, जब भी मिले, उनकी सिस्टर, सब कुछ मेरे है। तो मेरा एक जिंदगी का असूल है कि अगर मैं कभी भी किसी के करीब रहा हूँ या दोस्ती रही है, कम दोस्ती ज़्यादा दोस्ती रही है, अगर उनसे कोई प्रॉब्लम हुई मैं उनके अगेंस्ट कभी नहीं कुछ बोलूँगा। ये मेरा है। मैं आप मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहे, मैं कभी अगेंस्ट नहीं। मुझे दुख हो सकता है कि यार शुभंकर भाई बढ़िया दोस्त थे मेरे, यार बोल रहे हैं। पर तो आपको दुख हुआ था कि जब कंगना ने आपको लेके 2 स्टेटमेंट दिया, एक कि फीमेल डायरेक्टर के नीचे आप काम नहीं कर रहे मेल ईगो के चलते, और दूसरा ये वाला कि अब आप अपनी खुद की रामायण लिखोगे? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं थूक जस्टिफाई कर, देखिए मुझे लगता है थोड़ी सी उसकी थोड़ी नासमझी है। शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, बट क्या होता है कि कई बार हमेशा आप चीज़ें जो लिखते हैं, बोलते हैं, आपको कई बार नहीं समझ आता। मुझे भी मैं भी इस चीज़ों से गुजरता हूँ, मुझसे भी नासमझी में लिखी जाती होंगी चीज़ें, बट कोई रिग्रेट नहीं है। आई थिंक वो उसकी सोच है, तो कोई फ़र्क नहीं। बट मैं कभी जवाब देता नहीं उस चीज़ का। दोबारा कभी कंगना ने ऑफर नहीं किया फिल्म साथ करने के लिए? नहीं, मेरी कभी दोबारा बात नहीं हुई उसके बाद। मणिकर्णिका के बाद हमने कभी बात नहीं की। दोनों साइड से कोशिश नहीं हुई? माँ बाप के, आपके फैमिली रिश्ते थे आपके? मैं उसके पेरेंट्स को बड़ा मिला हूँ, बहुत अच्छा करे। मेरा एक हमारा कॉमन फ्रेंड है अजय, जो आज भी उसका बड़ा करीबी दोस्त है, मेरा भी करीबी दोस्त है। तो उसने कई बार कोशिश किया कि मिलते हैं, तो मैं कोई बात नहीं यार, लेट हर बी हैप्पी इन हर स्पेस। एक और आप पर एलिगेशन आया जो इसी थूक वाले से जोड़कर था, वो ये, और ये पूरे बॉलीवुड पर आता है, और ये मुझसे कहा भी गया कि पूछा जाए कि हिंदू फेस्टिवल्स जब होते हैं तो अलग से जो एक्टर्स होते हैं वो एक लाइन का ज्ञान दे देते हैं। दिवाली है तो पॉल्यूशन का, होली है तो वाटर का, या रक्षाबंधन है तो जैसे आपका एक ट्वीट था रक्षाबंधन को लेके कि महिलाओं को हर दिन सुरक्षित। मैसेज अच्छा है, बट वो कहते हैं कि साल भर ज्ञान नहीं दिया था, स्पेशली ऑन फेस्टिवल दे देते हैं। जब दूसरे फेस्टिवल आते हैं तो वहाँ सिंपल विश करते हैं। आपका भी जैसे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे कि ये सोनू सूद का है कि ईद मुबारक था तो सिंपल ईद मुबारक दिल बना दिया इमोजी, लेकिन जब दिवाली आई या बाकी फेस्टिवल्स आए तो एक लाइन का एक्स्ट्रा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं अगर आप मुझे तो वो इस ट्रेंड से कई लोग कहते हैं ये ट्रेंड क्या है बॉलीवुड में, क्यों ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप धर्म की बात करें, मंदिर की, मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ, एवरी सिंगल डे। अगर आप बोलें कि मंत्रों की बात करें या कोई पढ़ने की बात करें, आप मेरे से सारे मुंह जुबानी पढ़वा लीजिए, मैं हर रोज पढ़ता हूँ। आप कितने भी, कोई भी आप हिंदू धर्म का मेरे साथ बैठा दिए, मैं महामृत्युंजय मंत्र आता है आपको? देखिए, मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें आती हैं, आप मुझसे हनुमान चालीसा पढ़ा लीजिए, मुझसे आप लक्ष्मी जी की आरती पढ़ा लीजिए, मुझसे आप जो हनुमान जी की जो तीनों चारों आरतियाँ हैं, जो मैं पूरा हर रोज़ पढ़ता हूँ। सो मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं किस धर्म को। नो, इट इज नॉट अबाउट प्रूविंग। ये था कि बॉलीवुड में, और मेरा, अगर आप पहला भी देखें तो मेरा ये मकसद नहीं था कि मैंने पटाखे चलाते, मैं ये बोला था कि साथ में किसी के घर की हेल्प करो। देखिए, मैं एक ऐसे दौर से गुजरा हूँ, कोविड के दौर पे, जब मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ सफरिंग्स देखी हैं लोगों की। तो जब सफरिंग्स आती है, कई बार आप उस बात पे रिएक्ट करते, बट दैट हैज नथिंग टू डू कि भैया मैंने उस धर्म के फेस्टिवल को मैं बोलता नहीं हूँ और इस धर्म के फेस्टिवल को मैं चाहता हूँ नहीं बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं। बट आई थिंक लाइक आई सेड कि हम ये सबकॉन्शियस में होता है, मतलब क्योंकि ये पहले हम नोटिस भी नहीं करते थे, बीते कुछ सालों से ये नोटिस कराया गया है। और अब जैसे मैं पटाखे नहीं जलाता हूँ, मैंने कभी लाइफ में दिवाली पटाखे नहीं जलाए, लेकिन मैं अपोज नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर अपोज, क्योंकि उनका एक थॉट प्रोसेस है, और ठीक है वो आपका फेस्टिवल है, आप रिस्पेक्ट कीजिए उसकी। तो ये जो जैसे मैंने आपको ट्वीट दिखा, ये सब अनजाने में हुआ, जाने में हुआ, बट जब मैं इधर देखता हूँ साल दर साल का ट्वीट है, ये अलग अलग ट्वीट्स हैं। तो आप देखिए, ईद मुबारक पे यहाँ पे मुस्कुराहट, यहाँ मुस्कुराहट, यहाँ मुस्कुराहट, बट यहाँ पर क्वेश्चंस आए। तो ये
अब जैसे दिवाली वाला, आपने किसी घर का चूल्हा जलाओ, राइट, चूल्हा जलाना आप साल भर जला लो, राइट। तो देखिए दिवाली के अंदर मैंने किसी को ये नहीं बोला कि तुम दिवाली मत बनाओ, पटाखे मेरे बेटे भी चलाते हैं, फिर हम भी बोलते हैं कि यार थोड़े कम चलाओ, कई बार पॉल्यूशन के कारण बात होती है, कई बार कोई हर एक ढंग से बात करने की कोशिश करता है, पर मैंने ऐसा नहीं बोला कि दिवाली ने, हम भी दिवाली मनाते हैं। और मैंने नहीं, आप यह क्वेश्चन आप पर अकेले पर, जैसे प्रियंका पर आया, तो प्रियंका की वो स्मोक करते हुए फोटो वायरल होती है, या होता है यार आप लोग खुद दिन भर एसी में, बहुत सारी चीजें, बट आप फेस्टिवल्स में जो अलग से करते हो, शिवलिंग पर दूध चढ़ाओगे, दूध बर्बाद हो जाएगा। सो ये क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई दिस, ये कहा था, जैसे बांग्लादेश इशू पर अभी था, सो कहा कि बॉलीवुड से ट्वीट नहीं आया, और ये मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि सोनू भाई हर जगह कह रहे थे, बट बांग्लादेशी हिंदूज को लेकर इतना एक्टिव नहीं हुआ। नहीं, मैंने बांग्लादेशी, अगर आप मेरा देखेंगे रिकॉर्ड के अंदर, जब वो एक इंसिडेंट हुआ था मैंने उस पर ट्वीट किया था, अगर आप रिकॉर्ड में देखा, स्टिल रिमेंबर, मैंने, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इफ़ यू गो इन द थ्रेड मेरे ट्वीट पे, उसके अंदर मैंने उनके सपोर्ट में किया हुआ ट्वीट है एक। सो बट लाइक आई सेड कि लोग अपनी कन्वीनियंस से भी देखते हैं कि किस पे यार इसको उठा लिया। अब ये डराता है सोशल मीडिया, सब चीजें जो नोटिस होती है अलग से, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको बूम भी बहुत दिया है। मैं देखता हूं जैसे यूपी बिहार के बच्चे हैं, आपका नाम लिखते ही वो एकदम आपको भगवान के समान बना देते हैं। मैंने देखा कि इस देश में झारखंड से लेके बंगाल, साउथ में कई जगह सोनू सूद के मंदिर बना दिए गए, और मैं बड़ा शॉक था कि यार जीते जी इंसान को आपने भगवान बना दिया, बट वो शायद आपके अच्छे कामों की वजह से होगा। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता कि मेरे मंदिर बने, बट ये अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार करते हैं, विश्वास। मेरे आज भी घर के, आप नीचे चले जाएं, आज संडे है, आप शाम को 4:30-5 बजे मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी है नीचे, क्योंकि आज नीचे 300-400 आदमी, 250 आदमी खड़ा ही होगा। उनको ही नहीं पता कि मैं दिल्ली आ गया हूँ, मेरा यहाँ शूट है या कुछ है, बट वो विश्वास से अपने यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्रा, तेलंगाना से चल के आ चुके हैं कि भैया आज संडे है, सोनू भाई मिलेंगे और आज हमारा कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा ज़िंदगी में, चाहे वो मेडिकल है या पढ़ाई है। सो वो विश्वास की बातें तो मतलब हर रिलीजन के लोग, हर प्रांत के, हर जाति के लोग मिलेंगे आपको नीचे। मैं खुद भी कई लोगों को जानता हूँ जिनकी आपने हेल्प की है पर्सनली, लेकिन उसके बाद भी और वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं जो आपको बहुत दिल से मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो मेरे पर्सनल टच में भी है। ये बात मैं कोट करते हुए ये सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी एक वर्ग है जो सोनू ये कहता है कि अच्छा पीआर भी है, सोनू सूद का पीआर बहुत अच्छा है, काम तो बहुत लोगों ने किया था, काम तो बच्चन साहब ने भी किया था, अक्षय कुमार ने भी किया। जैसे कहता है कि बच्चन साहब ने 15 करोड़ खर्च किए, 4 लाख मजदूरों को खाना खिलाया, बसें बुक की, फ्लाइट बुक करी, लेकिन बच्चन साहब को किसी को पता ही नहीं है। सोनू भाई का सोशल मीडिया पीआर बड़ा तगड़ा था, इसलिए उन्होंने उसको बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है लोग जो बोलते होंगे सही, सब लोगों ने काम किया है। एंड जब आप मैं जब ये दौर में कर रहा था, आप उसमें से उसी टाइमलाइंस पे जाके आप कभी देखिएगा, आपको इंस्टाग्राम की मेरी पोस्ट नहीं दिखेंगी, आपको भी हार्डली मेरी दिखेंगी। उस समय ट्विटर पे एक्टिव था, मेरा सिर्फ जवाब और वो क्या करना है वही रहता था। मेरे पास हर ऐसा कोई जर्नलिस्ट, ऐसा कोई नहीं जिसका मुझे फ़ोन नहीं आता कि बात करें। मेरे पास समय नहीं होता था बात करने के लिए। मेरे पास कोई पीआर तो सब गायब हो चुके थे, कोई था ही नहीं। ये बात मैं खुद एक्सेप्ट करते हुए सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने सैकड़ों हजारों की मदद की है जिनको मैं जानता हूँ जी। तो मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, ये मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं हुआ नहीं है, उनको मैं जानता हूँ जिन्होंने किया, तो फर्स्ट हैंड में एक्सपीरियंस हो। बट उसमें ये जो पॉइंट आता है, कुछ चीजें बढ़ गई, जैसे कुछ लोगों ने आप पे रिसर्च की, और मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये आपका ट्विटर है, जिन लोगों की आपने हेल्प की थी उनके ट्वीट्स डिलीट हो गए, इसका मैं आपको बड़ा, और ये देखिए, और ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर आते हैं कि जिनके सोनू सूद ने कोविड में हेल्प की थी उनके वो ट्वीट्स डिलीट है। तो लोगों ने कहा कि जिनकी हेल्प की वो अपने ट्वीट डिलीट क्यों करेंगे, और ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आते हैं। कई स्क्रीनशॉट्स हैं जहां पर आपको टैग नहीं किया गया, जैसे ये देखिए, हाउ डिड यू फाइंड दिस ट्वीट व्हेन ही इज नॉट टैग्ड यू। बिल्कुल सही। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका आज आपका प्लेटफॉर्म बड़ा कमाल क्या बताने, मैंने वैसे एक्सप्लेन किया। किसी ने, शुभांकर ने ट्वीट किया कि यार मेरी मदर की ये प्रॉब्लम है, मुझे आप ये मदद पहुंचा दो, कि यार आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, कुछ है, मैंने कर दिया आपकी मदद। तो जब आपको मदद मिलती है, शुभांकर को मदद मिल गई, तो जितने लोग मदद के ढूंढ रहे हैं वो आपके नंबर पे फ़ोन करना शुरू करते हैं, धड़ाधड़ फ़ोन आने शुरू होते हैं। तो आप तो पागल हो जाते हो, आप मुझे बोलते हैं यार मेरे को इतने फ़ोन आ रहे हैं, मेरा नॉन स्टॉप फ़ोन बज रहा है, लोग बोलते हैं मैं मर जाऊँगा, तेरा हो गया काम, तू क्यों नहीं कराता। वो डिलीट करता है ट्वीट के, भैया बॉस मेरे से हो नहीं रहा, मेरा फ़ोन दिन रात बज रहा है। ट्वीट डिलीट होना ये बताता है कि उनकी मदद हुई। अगर कोई फेक अकाउंट से लोग करते हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि जब
जो ये आम लोग हैं, कई बार जैसे आपको किसी की मुझे कई बार ऐसा क्या होता था कि मुझे याद है एक लखनऊ के बार एक बच्चे की डेथ हो रही, किसी ने फोटो खींचा और मुझे ट्वीट कर दिया कि यार सुन भाई, लखनऊ के बार ये बंदा पड़ा हुआ है बच्चा, इसको प्लीज़ बचा लो। तो मैं अपनी टीम को भेजा, जो भी है उसको बचा लिया। लेकिन जब मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया तो उसके पास इतने मैसेजेस और उसकी टाइमलाइन इतनी भर गई, तो बंदा बोलता है कि यार ये मैं तो डिलीट करता हूँ। दैट्स अ रीज़न। और दूसरा एक और आपका सवाल था, यही मतलब एक तो ये था, एक तो बिना टैग वाला था कि बिना टैग की पता लग गया। टैग वाला जैसे एक और आया था, ये देखिए कि पेशेंट 3 बजे एक्सपायर हो गया, 9 बजे आप कह रहे हैं कि आपने चीजें पहुंचा दी। तो आई फील कि जब आपको पहला वाला क्या था, सॉरी मैं भूल गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि लोगों की मदद हो गई इस वजह से हुआ, कभी एहसान फरामोशी हुई कि आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया? देखिए, जब आप मदद करने लगते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ना तो आप उनसे कभी मिलने वाले हैं, ना आप कभी जानते हैं। आप करते हैं क्योंकि आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के करेंगे कि वो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा या मुझे, जैसे किस्सा आपने कहीं सुनाया था कि 18 लाख रुपए शायद सरकार से दिलवाए थे आपने, उन्होंने अपने पर्सनल के रख लिए, बच्चे का इलाज करवाया था आपने। जोधपुर का केस था, और लिवर ट्रांसप्लांट का केस था। 10 लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, वो कभी उन्होंने आगे दिए ही नहीं। तो आप काम करना तो छोड़ नहीं सकते। तो ये ब्रेक नहीं करता आपको कि यार मदद करने, मैं तो अच्छे कॉज के लिए कर रहा था, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया? एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग फ्रॉड करते होंगे। करते हैं, बट लाइक आई सेड, थोड़े से हम चौकन्ना रहते हैं। पर फिर भी अगर उस 10 लोगों की मदद करने में अगर एक गलती से किसी की मदद हो जाए, यू कांट स्टॉप हेल्पिंग अदर। एक फिल्म का आइडिया लोगों ने कहा कि आप जरूर दीजिएगा सोनू सूद को। या मैं देखा नागराज में पहली दिल्ली के अंदर ये शूट किया हुआ था, एंड आई थिंक स्पेशल था। और मैं आपसे ले लूंगा, इसकी कॉपी है नहीं मेरे पास। आप पढ़ते हो राज कॉमिक्स? पढ़ते थे कभी? नहीं, मैं उस समय डायमंड और मनोज चित्रकर्ता पढ़ता था। और आई थिंक ये तो बट ये पिक्चर देख के अब ये पिक्चर जब आप देखते हो तो लगता है यार कि क्या कर रहा हूँ यार मैं। बट आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस। उस समय ये करके सरवाइव किए थे, आगे बढ़े थे। ब्यूटीफुल। आई हैव अ लास्ट रैपिड फायर राउंड। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपको भी मजा आएगा। आपको 1 वर्ड में बताना है, लव इज, या 1 लाइन भी चल जाएगा। या लव इज आई थिंक प्योर एंड कनेक्ट्स विद द इनर सोल। ओके। साउथ और हिंदी फिल्म में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? नाउ इट्स ऑल द सेम, बट आई थिंक एक टाइम पे डिसिप्लिन की बात थी। साउथ वाज मोर डिसिप्लिन देन हिंदी मूवीज। Okay. Yeah, so they were more punctual, more focused. What is the best advice you have received? From? किसी से भी, दुनिया में कोई इंसान जिसने एक सलाह दी और सलाहें तो रोज मिलती हैं, हर रोज, बट के मानते हैं नहीं मानते। बट आई थिंक कोई एक ऐसी सलाह जिसने नजरिया बदला हो आपका? आई थिंक फ्रॉम माई पेरेंट्स ओनली। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। ब्यूटीफुल। स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल है आपकी लाइफ में? मेजर रोल। क्या रोल है? मुझे लगता है कि दैट कीप्स यू कनेक्टेड टू योरसेल्फ। मेरा दिन की शुरुआत हमेशा पूजा से होती है और उसके बिना कभी घर से बाहर नहीं निकलता। शाम को भी आता हूँ तो मैं पूजा करता हूँ। सोनू सूद को लोग कैसे याद रखें? कभी चलता दिमाग पे? नहीं, मुझे लगता है आप प्लान नहीं कर सकते कि आपको कैसे याद रखना चाहिए। आपके कर्म होंगे जो आपको बताएंगे कि आप याद रखने लायक हो या नहीं। कोई एक लेसन जो आप नई पीढ़ी को देना चाहते हो? लव योर पेरेंट्स। सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर अनजान लोगों से जुड़ने के कोशिश में अपनों से दूर मत हो जाना। सफलता के मायने क्या है सोनू सूद के लिए? टिके रहना। बदलाव आप में नहीं आना चाहिए। जो आप ओरिजिनल हो, कहीं ओरिजिनलिटी ना खो जाए। और एक मास्क मत पहन लेना ज़िंदगी का जो आपकी सोल से आपको डिस्कनेक्ट कर दे। लोगों की हेल्प करते वक्त क्या चीज़ सीखी आपने? दुआओं में बड़ा असर होता है, और दुआएं होती हैं जो ज़िंदगी की जंग में आपको जीतने के लिए आगे बढ़ाती हैं। हनी सिंह से पूछा आपने ब्राउन रंग किसने गाया था? नहीं, मैंने नहीं लिखा पूछा। किसने? सॉरी, हनी सिंह से पूछा आपने ब्राउन रंग किसने लिखा था? नहीं, मैंने नहीं पूछा। आई थिंक बुरे वक्त में सोनू सूद ने सबका साथ दिया। फतेह को लेकर कभी चलता है कि जनता साथ चलता है, मन में आता है? क्योंकि मैंने देखा आपके जो टीजर देख रहा था मैं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि सोनू भैया आपने हमारा साथ दिया था, अब हमारी बारी। किसी एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात बोली है ऐसे कि यार सोनू भाई, आपने 7.5 लाख लोगों को करीबन घर पे भेजा था, जुड़े थे आप 7.5। अगर वो 7.5 लाख लोग टिकट्स खरीद लेना तो पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। सो मैंने उस समय जब लोगों को भेज रहा तब मैंने फिल्म बनाने का सोचा नहीं था। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि फतेह उस लायक है देखने वाले, तो आप ज़रूर देखिएगा। बट ऑल आई कैन से इज़ कि ये दुनिया की कहानी, लोगों की कहानी है, उन्हीं के लिए बनाई गई कहानी, और उन्हीं के जो उनके साथ हुआ मुझ तक पहुंचते इस समय साइबर फ्रॉड्स, उसी को जहन में रखे ही लिखी गई थी कहानी। और मुझे लगता है कि आम इंसान इस कहानी से ज़रूर जुड़ेगा।
मैंने आप इस पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए सिवाय भाभी के, जी जिनका आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल रहा है। और इंटरेस्टिंग है कि आपकी पहली फिल्म में साउथ इंडियन थी, भाभी भी साउथ इंडियन निकली। या तेलुगु है वो, और आई थिंक तेलुगु, वो भी तेलुगु। हाँ जी, तो शी इज बीन अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम। मुझे लगता है आज भी वो भी उनका प्रोड्यूसर है हमारी फिल्म की। तो इसीलिए मैंने 3-4 सवाल इश्क पे रखे थे, क्योंकि कितने साल हो गए शादी के आपके? मेरे हो गए 22-24 साल हो गए। 24 साल शादी के हो गए। तो 24 साल को लेकर 3-4 सवाल इश्क को लेकर मेरे जहन में। जैसे एक सवाल है कि हाउ यू डिफाइन लव, और क्या प्यार की समझ समय के साथ बदलती है? समय के साथ आप ज़्यादा समझने लगते हो सामने वाले को, और अगर आप समय के साथ आपका प्यार अभी भी वैसा ही है तो आई थिंक यू मेड द राइट चॉइस। क्या ट्रू लव अनकंडीशनल होता है, या हर रिश्ते में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट तो होती है? देखिए, उम्मीदें ज़रूर रहती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती हैं, बट या ट्रू लव इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल। अगर वो ट्रू है तो फिर आप सही हो या गलत हो, आपके साथ आपका साथी टिका रहेगा। ओके, रिलेशनशिप में अगर डिफरेंसेस हो, जो आई एम श्योर होते हैं, दो लोग एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दो लोग की सोच कैसे हो सकती है, तो डिफरेंसेस कैसे हैंडल करें? आई एम श्योर 24 साल में बहुत डिफरेंसेस आपके भी जानते होंगे, वाइफ इज ऑलवेज राइट, राइट? ये तो अब डांट पड़ जाएगी इस पे आपको। लोग राघव चड्ढा ने कहा था, लोग कह रहे हैं ये पुराने डायलॉग्स हो गए। अच्छा, ऐसा है कि उन्होंने कहा था क्या? मेरे को अच्छा पता नहीं यार। परिणीति को लेके उन्होंने डाला। अच्छा। काफी बैकफायर कर गया उन्हें। लोगों ने कहा ये टिपिकल मैन वाले जवाब है। नहीं ऐसा नहीं, वाइफ जोक्स अब नहीं चलेंगे। नहीं, बट आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल थिंग। दोनों को कई बार आपकी जिंदगी में बैक स्टेप लेना पड़ता है जस्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सेल्फ लव मोर इंपॉर्टेंट होता है रोमांटिक लव से, या सामने वाला ज्यादा अहमियत रखता है? क्योंकि कई बार प्यार में लोग खुद को खो देते हैं। आप 24 साल एक्सपीरियंस नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स अ म्यूचुअल थिंग। दोनों तरफ से उतना ही होना चाहिए, तभी वो गाड़ी आगे चल सकती है। ग्रेटेस्ट चैलेंज प्यार बरकरार रखने में? या यू हैव टू ऑलवेज गिव बैक। उम्मीदें कम रखो और वापस देने की ज्यादा कोशिश करो। लव इटर्नल होता है या समय के साथ बदल जाता है? आई थिंक अगर ट्रू लव है तो इटर्नल रहेगा, जो बदल गया वो इटर्नल नहीं था। कोई एक डायलॉग सोनू सूद को अगर कहना हो, जिंदगी का आखिरी डायलॉग? बहुत सारे, बट आई थिंक हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो आई थिंक पन्ना पलटने का समय आ गया है। खुद के लिए लिखते हैं कुछ? हमेशा खुद के लिए लिखता हूँ, और फिर कुछ ऐसा जो गहरा लिखा हो, उसी से क्लोज कर देंगे। एक 2 डायलॉग्स हैं जो फतेह में लिखे थे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। और कहते हैं कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो, कोई ना कोई खरीद ही लेता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सोनू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक दूसरा, जो उम्मीद आपने दी कोविड में, सवाल तो भगवान पे भी लोग उठाते हैं, सवाल उठते रहते हैं, वो चीज़ें अपनी जगह पर है, बट जो उम्मीद आपने दी उस दौर में जब लोग निराश थे, परेशान थे, जो सरकारों के माथे पर आपने टेंशन दी, और जो सरकारों को एहसास हुआ कि एक आदमी कैसे कर रहा है जो हम नहीं कर रहे, आई थिंक उसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई बिहार में सोनू सूद गुप्ता। Of course, यूपी बिहार में आपका जलवा अलग है। मतलब मैं बहुत सारे यूपी बिहार के लोगों से लगातार मैं उनके कमेंट्स पढ़ रहा था, मैंने पोस्ट डाले थे, और 90% कमेंट यूपी बिहार के थे जो आपको अलग लेवल में मान रहे हैं। मेरा परिवार है यूपी बिहार के। मैं हमेशा बंदों को बोलता, मैं आज भी जब जाता मुझे लगता है मेरा घर है अपने। वहाँ के लोग मिलते हैं, मैं कोई बिहार वाला मिल जाता मैं कंधे, अरे कहाँ किधर तो आ रहा। मैं बहुत घुमा। हमसे पूछेगा भोजपुरी पिक्चर नहीं करेंगे तो दीजिए ना, काहे नहीं करेंगे। हम लोग सुनते हैं गाना पवन सिंह खेसारी का। सुने हैं गाने, बट उनको अभी कुछ प्लान कर भी रहे हैं कि बिहार में भी जाके थोड़ा। पवन सिंह देखिए अभी गाए थे स्त्री 2 में, काटी रात खेतों में आई नहीं। तो चला, देखिए खूब स्त्री को बना दिया, हिट कर दिया उन्होंने। कोई प्लान है आगे? बिहार के एक लड़के को शायद आपने गाना गवाया है बिहार के, अमरजीत था। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब वो एक सोशल मीडिया से वीडियो वायरल हुआ था। बहुत टैलेंटेड बंदा है, एंड आप मार्क कर लीजिए अगले 1 साल के अंदर वो आप ही के यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ उसके मैसेजेस। या तो बहुत ही टैलेंटेड है बंदा, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। या एक्साइटेड फॉर फतेह? वेरी एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स जस्ट होप कि जो उस लड़के ने जो कमेंट सेक्शन में लिखा कि लोगों ने आपने लोगों के लिए किया, अब लोगों की आपके लिए बारी है। Thank you so much. Lovely talking to you. Always a pleasure, man. Thank you.